नाउ लेट्स कम टू सीधा सीधा चैप्टर पे पीवाईक्यूज एंड में देखेंगे। ये बात समझ में आ गई किस कॉन्स्टिट्यूशन में, इन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 5 में आता है द यूनियन, और द यूनियन के मुखिया होंगे हमारे राष्ट्रपति खुद, यूनियन एग्जीक्यूटिव के। यहाँ पे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को हम एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की अहमियत देते हैं, यानी कि ये इंडियन स्टेट के मुखिया जरूर हैं, पर इनके पास जो डिफैक्टो पावर है वो नहीं है। डिफैक्टो पावर जाती है पीएम के पास। हमारे ये हेड ऑफ इंडियन स्टेट हैं, ये हमारे पहले नागरिक हैं देश के, ये ऐसे एक्ट करते हैं जैसे ये सिंबल हो यूनिटी के, इंटेग्रिटी के और इंडिया की सॉलिडारिटी के। इनके सील से ही सारे काम होते हैं, इनके सील से ही आपका अपॉइंटमेंट होगा फ्यूचर में। जब आप अपनी पोस्टिंग पाओगे पहली, जब आप अपना कैडर आपका अलॉट होगा और आपको राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनाया जाएगा, तब आप एक राष्ट्रपति, आप देश के मुखिया, आपके बॉस हैं जिन्होंने आपको अपॉइंट किया है उस पोस्ट। सिलेक्शन भले यूपीएससी कर रही हो, ट्रेनिंग आपकी डीओपीटी करवा रहा है, लेकिन आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर गया है वो गया है फ्रॉम द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये हमारे पार्ट 5 में आते हैं। और हमें पता ही है कि पीएम और उनकी पूरी काउंसिल जो मंत्रिदल होता है, यही एडवाइस करता जाता है राष्ट्रपति को कि सर ये करो, ये ना करो, और ये लगवाना है, ये लागू करना है। तो जो भी पीएम और उनकी कैबिनेट कहती है वो राष्ट्रपति जी को करना पड़ता है, क्योंकि उनके नाम से सरकार चल रही है। अब ये हमें समझना है कि राष्ट्रपति जी का सिलेक्शन, इलेक्शन कैसे होता है, कौन राष्ट्रपति बन सकता है और राष्ट्रपति जी के पास पावर क्या-क्या है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बारे में हमको जानना है। सबसे पहले शुरू करते हैं इलेक्शन का राष्ट्रपति का कैसे होना होता है। देखो, आप अगर बुक पढ़ोगे, बुक में आपको बहुत टफ मिलेगा, लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा, पहली रीडिंग में, दूसरी रीडिंग में, तीसरी रीडिंग में। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते चलना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, सुनते रहना, स्लो स्पीड में सुनना, वरना समझ में नहीं आएगा। ध्यान यही देना, हमारे देश के राष्ट्रपति का इलेक्शन इनडायरेक्टली करती है हमारी सारी जनता। इनडायरेक्टली हम डायरेक्ट जाके कहीं बटन नहीं दबाते राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए, नहीं, हम जिनको चुन के भेजे हुए हैं, चाहे वो एमपी हो चाहे वो एमएलए हो, ये सारे लोग मिलकर, देश में 4000 लोग हैं ऐसे जो सारे स्टेट की विधानसभा में हैं और हमारे देश के पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा के जो एमपी हैं, इन सबको कंबाइन कर दो सारे लोगों को, तो ये लोग मिलकर सेलेक्ट करेंगे राष्ट्रपति कौन होगा। अब इलेक्शन की जो स्टडी होती है उसको हमने देखा कि उसको हम कहते हैं सेफोलॉजी। ये स्टडी ऑफ इलेक्शन होता है, इसमें हम देखते हैं इलेक्शन का डेटा क्या है। जो लोग इलेक्शन को स्टडी करते हैं उन्हें सेफोलॉजिस्ट कहते हैं। साइलेंट नाउ, पीआरएसटीवी और इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए जरूरी क्यों हमने चुना इसको, क्या क्या मकसद था, पहली बात समझ में आ गया। देखो, जब राष्ट्रपति जी नॉमिनल हेड हैं, राष्ट्रपति एक डिजोर पावर है इनके पास, डिजोर, मैं ये वर्ड आपको पहले बता चुका हूं, डिजोर और डिफैक्टो होता है दो। तो डिफैक्टो माने एक्चुअल क्या है, असलियत क्या है, डिजोर माने जो खाली नाम के हैं, बस कहने के लिए हैं। तो राष्ट्रपति जी जो हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, नॉमिनल माने नामांकित, ठीक है तो है, बस कस्टमरी है, सेरेमोनियल हेड है। तो इनके लिए एक पूरा इलेक्शन करवाया जाए, पूरे देश में डायरेक्ट इलेक्शन करवाया जाए, वो ठीक नहीं है। डायरेक्ट इलेक्शन के लिए होता है जिनके पास डायरेक्ट पावर, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सरकार, पार्लियामेंट, इनके लिए। तो हमारे पास जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव, इनके पास होती है ये डिफैक्टो पावर। जो आप फिल्मों में देखते हो कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास न्यूक्लियर कोड के, ये उनकी जेब में हमेशा न्यूक्लियर मिसाइलों के कोड रखे रहते हैं, वो हमारे यहाँ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में, हमारे यहाँ जो न्यूक्लियर पावर के जो कोड्स होते हैं, न्यूक्लियर मिसाइलों के कोड होते हैं, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, राष्ट्रपति पास नहीं होते। भले राष्ट्रपति जी कमांडर हैं, सुप्रीम कमांडर इन चीफ हैं, पर जो डिफैक्टो पावर दी गई है वो पीएम को दी गई है। और डायरेक्ट इलेक्शन का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि कितना कॉस्टली होगा ये इलेक्शन। 90 करोड़ वोटर हैं जिन्होंने 2019 में जिन्होंने वोट दिया था, तो 90 करोड़ वोटर पहले पार्लियामेंट में चुने, फिर राष्ट्रपति को भी चुने, कितना खर्चा आएगा। इलेक्शन कमीशन ने कैसे करवा पाएगा इलेक्शन कमीशन, एक इलेक्शन कमीशन बेचारा कब से लगा पड़ा है, सन 47 से कर रहा है इलेक्शन, सन 50 से करवा रहा है इलेक्शन, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, एनर्जी कंज्यूमिंग है, बहुत रिसोर्स वेस्ट होंगे। इसके लिए इससे बढ़िया है कि देखो 4000 लोग हैं जिनको हमने चुन के भेजा हुआ है, वही लोग आपस में चुने कि कौन बनेंगे राष्ट्रपति देश के मुखिया। अब जो यूजुअल तरीका है जो मैं पहले बताया कि भाई जैसे हमारे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं जिन्हें बोलते हैं जनरल इलेक्शन, तो उसमें होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट मतलब कौन पहले रेखा पार कर गया, ऐसे बस कोई भी एक तुम्हें जैसे कहानी है कि आप जंगल में जा रहे हो, जंगल में सामने शेर आ गया, तो एक आप और आपके दोस्त दो लोग हैं। अब आपके दोस्त ने जूते बांधना शुरू कर दिया तुरंत, तो आपने पूछा दोस्त से कि भाई सामने शेर है तो जूते क्यों पहन रहा है, तो बोल रहा है मैं मुझे शेर से आगे नहीं भागना है, मुझे तुझसे आगे भागना है, कुल मिला के बस मुझे तुझे क्रॉस करना है, तो मैं बस गया, बस यही करना है। यहाँ पे जो भी पार्टी सबसे ज्यादा वोट पा जाएगी वो जीत जाएगी। भले दो पार्टियों ने 30% वोट जीता है, इन दोनों को मिला के अगर आप देखोगे तो 60% वोट इनके पास है, पर जीती पार्टी भी क्योंकि इसके पास इकलौते होके भी मेजॉरिटी है 40%, ये विनर है, जीत गए, सबसे हाईएस्ट पार्टी है। अब कल को मान लो दोनों पार्टी मिल जाए साथ में मिला ले, तो फिर तो इनके पास 60% मेजॉरिटी है, फिर तो ये मेजॉरिटी प्रूव कर देंगे, वो अलग बात है। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई हमारे फर्स्ट पास द पोस्ट मतलब होता है सबसे आगे खड़े हो, हमें फर्क नहीं पड़ता कितने से आगे आए हो या कितने परसेंटेज पे आगे हो, सबसे आगे हो तो हाँ ठीक है तुम विनर। अब इसके बाद गठजोड़ हो सकती है, गठबंधन हो सकता है, ये दोनों पार्टी हाथ मिला लें तो पार्टी माइनॉरिटी में आ जाएगी, वो अलग बात है, वो आगे की बात है, वो सब आपस में ये सारे पॉलिटिशियन सब काम करते हैं और खूब लेन देन होता है, आराम गैराम पता ही हमको। तो हमें इसमें देखते हैं कि भाई कौन पहले आया है और किसके पास सबसे सिंपलिस्टिक तरीके से मेजॉरिटी इसके पास आ गई और वो बन जाएगा। ये एडवांटेज है हमारे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की। और इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसमें ना माइनॉरिटी रूल हो जाता है कई बार। वैसे तो आप देखो माइनॉरिटी माने कम लोग, अल्पसंख्यक, पर लेकिन माइनॉरिटी रूल है, यानी कुल मिला के आप देखो 60% लोगों ने इन दोनों को चुना था, लेकिन क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा इकलौती एक अपनी पावर है, अकेले इसके पास इतने 40% वोट है और इसने मेजॉरिटी प्रूव कर दी, तो भैया ये सरकार बना लेगा। मतलब 60% लोगों की सुनी नहीं गई, खाली एक की सुन ली गई जिसके पास 40% लोग हैं, तो माइनॉरिटी रूल हो गया, विनर के पास सब कुछ है एंड वोट शेयर इज नॉट इक्वल टू सीट शेयर। आप देख रहे हो भले ही वोट शेयर इनके पास 40% गया, पर हो सकता है इनके पास सीटें 40% के हिसाब से ना हो, ज्यादा हो सकती है। और एक प्रॉब्लम आ सकती है कि जेरीमैंडरिंग हो सकती है। जेरीमैंडरिंग एक नया वर्ड है आपके लिए, या पहली बार सुन रहे हो। जेरीमैंडरिंग का मतलब होता है कि वैसे तो अगर देखो ओवरऑल तो कोई पार्टी जीत रही होगी, पर क्या करूं मैं, दो शहर बांट दूं, एक शहर में से दो अलग कर दूं या तीन जिलों को एक साथ कर दूं, कुछ ना कुछ ऐसी गठजोड़ कर दूं, तो उससे क्या होगा, मेरी कोई और पार्टी जीत जाएगी। मतलब चेंजिंग द बाउंड्रीज टू चेंज द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन। ये हो सकता है कि बाउंड्रियां चेंज हो सकती हैं। इसका एग्जांपल मैंने यहां पे रखा हुआ है आपके लिए, ये एग्जांपल है, इसे समझो। अगर इसको पूरे को देखोगे तो आपको दिखेगा कि हां बी यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर, मतलब बी जीत रहा है, साफ बात है। पर अगर मैंने ऐसे बांट दिया, एक ये डिस्ट्रिक्ट है और एक बचा हुआ डिस्ट्रिक्ट ये है, अब ऐसे में देखो एक डिस्ट्रिक्ट में से निकलेगा बी खाली दो जगह है, ए तीन जगह आ गया, सही बात। और यहां पे आप देखोगे, यहां पे आपको सी दिखेगा ज्यादा, ये वाले डिस्ट्रिक्ट बचे हुए डिस्ट्रिक्ट में से, तो मतलब ए हार गया। सोचो यहां जो दिख रहा था कि ए सबसे, भाई यहां पे बी हार गया, यहां पे बी सबसे ज्यादा था, वो यहां बी माइनॉरिटी बन गया क्योंकि यहां पे दो जिले ऐसे बढ़ गए, ऐसे डिलिमिटेशन हो गया है। डिलिमिटेशन की वजह से मतलब बाउंड्री खींच देना, रेखाएं बना देना, किस एक दो जिले में से एक जिले अलग अलग कर दो या छोटे मोटे जोड़ दो एक साथ, तो इसको कहते हैं जेरीमैंडरिंग होना। ये होती है जेरीमैंडरिंग करना। अब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यूज होता है खाली एमएलए के चुनाव के लिए, एमपी के चुनाव के लिए, हां जीत गए आगे बढ़ गए, बस किसी से भी जीत जाओ, बाकियों से जीत कर आगे रहो। और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए और राज्यसभा के मेंबर्स के लिए वी यूज द पीआरएसटीवी मेथड, जो भी आगे आएगा। बुक में बहुत टफ है, समझ में नहीं आएगा, यही सुनना, यही कहीं समझ में आ जाएगा। अब आगे चलो, ये हम कहना चाह रहे हैं कि जब राष्ट्रपति को चुनाव करवाना होगा हम बनाएंगे एक इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज क्या चीज है, ये कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहां पे पढ़ाई करने जाओगे, ये एक ऐसे लोगों की संख्या है, ऐसे 4000 प्लस लोग हैं इसमें। ये कौन लोग हैं, ये लोग हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस, दैट इज लोकसभा राज्यसभा, पार्लियामेंट के मेंबर 543 प्लस 233 उधर से राज्यसभा से। यहां पे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जितनी देश भर में ये सारे स्टेट्स हैं, यूपी, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, बिहार, सारे के सारे स्टेट्स की अपनी विधानसभाएं हैं। इन विधानसभाओं से जितने सारे एमएलए बैठते हैं यहां पे, इन लोगों को इकट्ठा करो और इन लोगों को इकट्ठा करो जो ऊपर जाके पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, तो इनको मिला दो, साथ में जोड़ दो दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा तो यहां भी, अब इनको भी जोड़ दो, तो ये पूरा कंबाइन होकर कहलाता है इलेक्टोरल कॉलेज। यही इलेक्टोरल कॉलेज है, बस ये इन लोगों का एक ही काम है। ऐसे 4000 लोग हैं, ये 4000 से ज्यादा है, अभी आगे देखते हैं एग्जैक्ट नंबर क्या है। तो ये 4000 लोग हैं, अब ये बनाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज और ये चुनेंगे देश का राष्ट्रपति, देश का मुखिया। अब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए हम देखते हैं कि इलेक्टोरल जब इलेक्शन करवाना होगा तो एमपी और एमएलए सारे के सारे इलेक्टेड एमपी यहां बैठेंगे, और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सारे एमपी बैठेंगे, चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो। दो तरीके से एमपी होते हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में नॉमिनेटेड एमपी बैठते हैं, जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं कि जाओ तुम कहीं चुन के नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूं नॉमिनेट, बैठो राज्यसभा में जाके। तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सारे एमपी वोट करते हैं और राष्ट्रपति चुनाव के लिए सारे इलेक्टेड एमपी वोट करते हैं, इलेक्टेड एमपी, इलेक्टेड एमएलए। यहां पे नॉमिनेटेड मेंबर नहीं बैठ सकता। मतलब ऐसा कहने का है कि अगर सचिन तेंदुलकर जी अगर नॉमिनेट हो गए राज्यसभा में गए, तो वो राज्यसभा में बैठ सकते हैं, राज्यसभा में सिटिंग अपनी ले सकते हैं, मेंबर है, मेंबर पार्लियामेंट के वो, लेकिन वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल, सॉरी नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो देश के प्रतिनिधि नहीं है, किसी भी देश के
नागरिक के प्रतिनिधि नहीं हो सकते, क्योंकि उनको राष्ट्रपति ने खुद अपने आप से चुन के भेजा हुआ है कि जाओ तुम जाके बैठो, क्योंकि आप बहुत बड़े सम्मानजनक आदमी हो, सोशल सर्विस की आपने बहुत ज्यादा, और इतने अच्छे क्रिकेटर हो, आपका इतना पहचान है, नाम है, तो उनको सम्मान से बिठाया गया महाराष्ट्र में, पर क्योंकि वो चुन के नहीं गए इसलिए वो चुन नहीं सकते देश के मुखिया को। लॉजिक सही है इसका। जब राष्ट्रपति का इंपीचमेंट होता है, महाभियोग चलाना मतलब राष्ट्रपति को गद्दी से उतारनी है, तो उस समय पे सारे एमपी साथ बैठे, यहाँ पे एमएलए नहीं बैठेंगे, यहाँ पे खाली बैठते हैं एमपी, और उपराष्ट्रपति के इंपीचमेंट के लिए सारे एमपी बैठेंगे। क्या करना, जब इलेक्शन करवाना होगा, राष्ट्रपति चुनवाना होगा, तब हम एमएलए को बुलाएंगे कि आओ तुम भी इलेक्टोरल कॉलेज में बैठो, जाके वोट डालो यहाँ पे। अब जब उनको उतारना होगा, खाली एमपी ही वोट करेंगे, क्योंकि एमपी वहां बैठते हैं दिल्ली में, और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए यहाँ पे एमपी भी, यहाँ पे एमपी। बात समझ में आ गई? ये उसका डायग्राम है, आपको समझ में आ गया कि इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल द स्टेट्स इंक्लूडिंग एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड यूटी ऑफ पुडुचेरी। सब बात, अगर नहीं देख पा रहे हो कोई बात नहीं, पर यही लिखा हुआ है इसमें। अब यहाँ से ध्यान देना शुरू करना, क्योंकि यहाँ से अब आगे एक कांसेप्ट होने वाला है जब पीआरएसटी भी आएगा। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, मैंने बताया लोकसभा के, राज्यसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधानसभा का मतलब ये है एसएलए यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी हर स्टेटों की अपनी विधानसभाएं, लखनऊ, भोपाल, कर्नाटका, ये बेंगलोर में जो ये सारी हैं। अब जो मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड ऑफ एसएलसी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, याद है मैंने आपको पढ़ाया था कुछ स्टेट्स में विधान परिषद होती है, एक शॉर्ट बनाया था मैंने उसमें निमोनिक्स क्लास में। तो वहां से ये जो एसएलसी होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स यहाँ के, ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते राष्ट्रपति के इलेक्शन में। ये है नॉन पार्टिसिपेंट्स, इनका कोई इनसे कोई नहीं पूछेगा आपका चॉइस क्या है, आप राष्ट्रपति के लिए वोट डालोगे, इनको पूछेगा भी नहीं, इनसे कहेंगे तुम नामांकित किए गए हो, तुम बैठे रहो यहाँ पे, देखते रहो कैसे होती प्रोसेस, ताली बजाओ बैठ के। नाउ नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, इन दोनों यूटीज में भी, इन दोनों मतलब ये तो स्पेशल स्टेट है, ये हमारा यूटी है, तो इन दोनों में भी जो विधानसभाएं हैं, यहाँ पे जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, ये लोग वोट नहीं कर सकते। आपको याद होगा लोकसभा में एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए 2 सीटें रिजर्व होती थी, जो राष्ट्रपति उनको भेजते थे। अब एक 104वां अमेंडमेंट आया था, तो ये इसमें बोल दिया गया कि आपसे कोई नॉमिनेटेड मेंबर नहीं आएगा इसमें लोकसभा में, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, तो ये लोग आते थे, इनके लिए 2 सीटें रहती थी और इनको लोकसभा में जगह मिलती थी, ये लोग अपना बैठते थे, वहां पे तालियां बजाते थे और अपने आ जाते थे। अब 104वें अमेंडमेंट से बोल दिया गया हमें जरूरत नहीं है, नहीं आओ मत आओ, नहीं चाहिए। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियंस होते हैं डिसेंडेंट्स किनके? डिसेंडेंट्स मतलब वंशज डिसेंडेंट्स ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन। एंग्लो इज एंग्लिसाइज्ड वर्ड, इंग्लिश लोगों के लिए वर्ड है, तो जिनके माता पिता कोई तरीके से यूरोपियन है, अंग्रेज हैं, तो वो लोग जो वंशज हैं आज जो इंडिया में रह रहे हैं, तो सन 47 से प्रावधान था कि हाँ भैया इन लोगों को 2 सीटें दे दो लोकसभा में, ताकि ये लोग आए वहां बैठे अपनी कोई बात कह सकें। हालांकि इंपॉर्टेंट मैटर्स पे इनका वोट काउंट नहीं होता, क्योंकि नॉमिनेटेड नहीं है, क्योंकि ये इलेक्टेड नहीं है। अब इलेक्टेड नहीं है तो राष्ट्रपति का चुनाव में इलेक्शन नहीं कर सकते। सेम बात चाहे लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो और विधानसभा के हो, या विधान परिषदों के हो, या दिल्ली और पुडुचेरी के नॉमिनेटेड मेंबर हो, उनकी विधानसभाओं के, ये लोग वोट नहीं डालेंगे। और एंग्लो इंडियंस की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि अब खत्म हो गई बात। जब किसी स्टेट में जो असेंबली होती है, विधानसभा होती है, अगर वो भंग हो चुकी हो, यानी कि वो विधानसभा रद्द हो गई हो, चली गई हो, उसका टाइम पूरा हो गया हो, या उसको डिसॉल्व कर दिया गया हो गवर्नर के द्वारा, तो वो जो विधानसभा के जो लोग होते हैं, जो एमएलए होंगे उन स्टेटों के, वो लोग वोट नहीं दे सकते। दोस मेंबर्स दे सीज टू बी क्वालिफाइड टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, क्योंकि अब आप अपनी स्टेट के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं रहे, आपको आपकी विधानसभा ने भंग कर दिया है, आप सारे के सारे अब एक कॉमन नागरिक हो गए हो। जब तक अगली बार चुन के नहीं आओगे तब तक वोट नहीं डाल पाओगे। अगर फ्रेश इलेक्शन नहीं हो पाए हो तो द डिसॉल्व्ड असेंबली आर नॉट हेल्ड बिफोर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, नहीं कर सकते आप वोट, नहीं कर सकते। पहले एक क्वालिफिकेशन पार करो, वो है कि देश के प्रतिनिधि बन के मानो। जब आप प्रतिनिधि होगे लोगों के, तब जाके आप देश के सबसे बड़े मुखिया के चयन में आप हिस्सेदारी ले सकते। ये संविधान का प्रोविजन था कि देयर शैल बी अ यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एज वेल एज पैरिटी बिटवीन द स्टेट्स एज अ होल एंड द यूनियन एट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब क्या मतलब है इसका? मतलब कहने का ये है कि हमारे पास है एमपी, ठीक है, एमपी कितने हमारे पास 543 प्लस 233, क्योंकि 12 लोग होते हैं नॉमिनेट होते हैं, तो 240 की स्ट्रेंथ होती है, लेकिन 233 इलेक्टेड होते हैं। तो और हमारे एमएलएस कितने पूरे देश में? एमएलएस हैं हमारे यहाँ लगभग 3500 अराउंड और ज्यादा ही है, तो 3500 प्लस है, ऐसे मान लो रफली। मतलब कुल मिला के ऐसे तो 700 लोग हैं, 776 कुछ है ये, और ऐसे निकलेंगे ये इतने ज्यादा टोटल। इसको टोटल करोगे तो आएगा 4000 प्लस 4000 से ऊपर लोग हैं। अब क्या हो सकता है, अब क्योंकि एमपी कम है और एमएलए बहुत ज्यादा है, तो संविधान ने बोला हुआ है कि आप एक काम करना, जब भी राष्ट्रपति का चुनाव करवाना होगा आपको ऐसे करना है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जितने लोग हैं इन सब के वोट की वैल्यू बराबर हो, इन सब का यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन हो, इन सब का एक पूरा, जैसे कहते हैं पैरिटी हो, पैरिटी माने बराबरी हो इन सब के वोट्स में। पर अगर एक वोट की वैल्यू एक होगी तब तो बराबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि एमपी बहुत कम है। एमपी को मिला के पूरे देश में कितने बन पा रहे हैं? इतने बन पा रहे हैं देश के 543 लोकसभाओं से, यहां से लोकसभा सीटों से ये आ रहे हैं, और राज्यसभा कितने, पर एक स्टेट में, यूपी जैसे स्टेट में 400 सीटें हैं अगले विधानसभा की, तो यानी कि बहुत ज्यादा नंबर बढ़ जाएगा एमएलएस का। ऐसे तो बराबरी हो नहीं पाएगी। अब क्या बोला गया, ये जितना भी ये कॉम्बो पैक है, इन सबको करो बराबर, हर सबके वोट की वैल्यू इक्वल करो, ताकि तब जाके पैरिटी आए और एक राष्ट्रपति का चयन हो पाए, हर किसी के वोट की वैल्यू इक्वल हो। अच्छा ये होगा। फिर हम करेंगे कि भैया पीआरएसटी समझाओ सर हमें। पीआरएसटी मेथड क्या है? पीआरएसटी माने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट सिस्टम। वाह क्या बात कर रहे हो, समझा तो नहीं रहे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, यानी बराबरी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। बराबरी का प्रोपोर्शनल मतलब उतने ही हिस्सेदारी हो जितनी उनकी पॉपुलेशन है, जितनी उनकी वोट की वैल्यू है, जितना उनका प्रोपोर्शन उनको मिल रहा है, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जब आप ट्रेन का टिकट लेते हो या किसी मूवी का टिकट लेते हो, उस पे लिखा होता है नॉन ट्रांसफरेबल, उस पे लिखा होता है नॉन ट्रांसफरेबल, नॉन रिफंडेबल, ये सारी बातें लिखी होती है ना। तो क्या कहने का मतलब है कि आप वो टिकट किसी और को नहीं दे सकते, किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते आप वो टिकट। अब अगर वो ट्रांसफर कर सकते तो हम उसको कहते हैं ट्रांसफरेबल टिकट। पर हम अच्छा हमारे चुनाव हो रहा है, वो हो रहा है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जब मैं लोकसभा के इलेक्शन में जाता हूं और मैं वोट दबाता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरी मम्मी का वोट भी मैं डाल सकता हूं? मेरी मम्मी का मन नहीं जाने का वोट डालने का, नहीं हो सकता। मम्मी का वोट मम्मी ही डालेंगी, मैं नहीं डाल सकता हूं। अब क्या होगा, क्योंकि वो वोट जो है, जो हम और आप डालते हैं जाके हर 5 साल में, वो वोट नॉन ट्रांसफरेबल, एक पर्सन एक वोट बराबर, एक नागरिक एक वोट, ऐसे ही होगा। पर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, ये वोट ट्रांसफर किया जा सकता है, मेरा वोट दूसरे को जाएगा, मेरा वोट दूसरा ले लेगा, वो डाल रहा है। और सीक्रेट बैलेट सिस्टम क्या होता है भाई? छुपा के रखा जाएगा, ओपन करके बात नहीं बताई जाएगी। ऐसे नहीं होगा कि मैं लोकसभा के फ्लोर पे जाकर खड़े होकर कह दूं कि साहब मैं तो वोट इनको डाल रहा हूं, देख लो सबके सामने पर्चा, ऐसे नहीं हो सकता। हर कोई अपना एक सीक्रेट बैलेट माने वो पेपर, वो पर्ची जिस पे आप वोट लगाते हो, तो उस बैलेट को रखा जाता है सीक्रेट और उसको डब्बे में डाल दिया जाता है छुपा के। आप याद करो, अगर आप आपके फादर के साथ आप अगर पहले कभी गए हो किसी इलेक्शन में, मम्मी के साथ किसी के साथ, तो आपको पता होगा कि पहले कैसे वोटिंग बूथ पे कैसे वोट होते थे। एक छोटा सा खोमचा कोने बनाया जाता था और उस पर पर्दे लगा दिए जाते थे, वहां पे जाके आप सीक्रेट बैलेट दबाते थे, सीक्रेट बटन दबाते थे अपने आप छुपा के, कोई और देखे नहीं आपका वोट। तो ऐसे ही होता है, आपका वोट कोई देखेगा नहीं, पर आपका वोट बाद में जब कॉमन सब पे काउंट हो जाएगा, आपका वोट ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों होगा आगे बताता हूं। नाउ जितने इलेक्टोरल कॉलेज जितने मेंबर होंगे, उन सबके पास एक बैलेट पेपर मिलेगा, वही पर्ची, उसी पर्ची पे जिस पे वो लिखते हैं। तो उस पर्ची पे उनको ये नहीं चुनना होता है कि मेरा राष्ट्रपति कौन हो, नहीं, वो ये चुनते हैं कि मेरी प्रेफरेंस क्या हो, कि मैं 1 2 3 करके मार्क करूंगा और मैं ये बताऊंगा कि मुझे मेरे पसंदीदा कैंडिडेट, मेरे अगर ये 3 कैंडिडेट खड़े हैं, ये 3 लोग खड़े हैं, तो मेरी पसंद ये है कि जब राष्ट्रपति कोई बने तो मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से एक मैं चाहता हूं कि ए बने, अगर ए ना बने तो बी बने, नहीं बी नहीं बने तो सी बने। अब कोई और है तो मान लो वो कोई और कहता है, वो कहता है नहीं साहब मैं चाहता हूं बी बने राष्ट्रपति, अगर बी नहीं बने तो सी बने, सी नहीं बने तो ए बने, ठीक है। ऐसे करके कई सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग होंगे, 4000 प्लस लोग हैं, ये सारे लोग ऐसे करके प्रेफरेंस लिख रहे हैं अपनी, साहब हम चाहते हैं कि ये फलाने आदमी बने राष्ट्रपति, ये नहीं बनेंगे तो ये बनेंगे, ये नहीं बनेंगे तो ये बनेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि हमें अपनी पहली प्रेफरेंस जरूर देनी पड़ेगी, भले आप एक ही दे दो, भले मैं खाली इतना ही लिख के छोड़ दूं, ये लो बस मैं नहीं लिख रहा आगे का, मुझे नहीं जानना, मैं कह रहा हूं मुझे ए चाहिए, एक के अलावा कोई नहीं चाहिए, ठीक है, मान लीजिए आपकी बात। अगर आपने ये नहीं लिखा, अगर आपने 2 3 से शुरू कर दिया, तो वो आपका वोट काउंट नहीं होगा, वो वोट वैलिड है, फिर वो वोट नहीं चल पाएगा, वो वोट की वैल्यू नहीं, वो वोट को काउंट नहीं किया जाएगा कैलकुलेशन में। तो मेरा आई बात समझ में अभी तक यहां तक कि अभी यहां तक हम कर रहे हैं अपनी प्रेफरेंस बता रहे हैं, हमने जाके लोकसभा इलेक्शन की तरह हमने जाके वहां पे जाके बटन नहीं दबा दिया किसी एक पे भी, नहीं, हमने यहां पे सब जगह अपने पर्चे लिख दिए। मुझे पर्चा मिला, मैंने उसको देखा, मुझे 2 3 नाम लिखे हुए, मैंने कहा नहीं मुझे प्रेफरेंस चाहिए पहली 1 इसकी, दूसरी इसकी, तीसरी, ठीक है, ऐसे किसी और को मिलेगा पर्चा, वो अपनी लिखेगा दूसरी इसकी, तीसरी इसकी, पहली इसकी, तो ऐसे करके काम चलेगा। अब यही काम सारे के सारे वोटर कर रहे हैं, हर वोट
हर वोट की एक वैल्यू होती है, एक वैल्यू। ये वैल्यू कुछ हो सकती है, आगे देखते हैं क्या है ये वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि कोई इसकी कोई अहमियत है, नहीं। क्या है, क्योंकि वोट एमपीस के कम है और एमएलएस के बहुत ज्यादा नंबर है, तो उसको बराबरी पे लाने के लिए हमने बोला है कि हर वोट का एक वैल्यू बना दो, और उस वोट की वैल्यू हो जाएगी तो टोटल नंबर वोट्स मल्टीप्लाई कर देंगे वोट से, ये इसकी वैल्यू से, तो टोटल वैल्यू बन जाएगी। अभी सारी आगे मैथमेटिक्स भी आएगी इसमें, और इस पे क्वेश्चन आया हुआ यूपीएससी ने पूछा हुआ, ऐसा ना इट इज, ये जो वैल्यू होगी ये एमपी की और एमएलए की वैल्यू बराबर नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है? एमपी यार बड़ी पॉपुलेशन चुन के आया, एमपी आता है एक जिले से एक, अगर बहुत बड़ा जिला तो एक जिले से दो, तो अब ये ज्यादा बड़े लोगों की एक प्रतिनिधित्व करते हैं, तो अब इनके पास जाहिर बात है कि इनके वोट की वैल्यू अगर बराबर कर दोगे एमएलए से, क्योंकि एक जिले में तो एमएलए कितने आते हैं, एक जिले में एमएलए आते हैं 3 4 5, अब इतने सारे जो एमएलए होते हैं जो अपने जो ये जो एक स्टेट से आते हैं, तो इनके वैल्यू कुछ होती है, इनके और एमपी की वैल्यू कुछ होती है, ये हमें जानना पड़ेगा। अब अगर ये 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, उन्हें तो और एक पर्सन ने पास कर लिया कोटा, आफ्टर काउंटिंग कोटा भी आ गया, कोटा क्या चीज है, सारी चीजें एक साथ आएंगी। अब एक कोटा होना चाहिए कि भाई तुम्हें कम से कम 10,000 वोट अगर तुम्हें मिल गए होते तो तुम जीत जाते। अब तुमने 10,000 वोट से एक वोट भी ऊपर पा लिया, जीत गए, ठीक है, बात खत्म हो गई, तो वो डिक्लेयर हो जाएगा विनर। अगर वो कोटा क्रॉस नहीं कर पाए, तब कहानी शुरू होगी। कहानी यही है एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब यहां समझ में आएगा क्या हो रहा है। अगर वो कोटा क्रॉस नहीं हुआ और कोई किसी ने भी कोटा क्रॉस नहीं किया, देन ट्रांसफर ऑफ वोट्स विल हैपन। ये है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अच्छा ठीक है, जितने इन कैंडिडेट्स के बैलेट्स हैं जो इन्होंने पाए हैं, तो ये सिक्योरिंग द लीस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स आर कैंसल्ड एंड हिज सेकंड प्रेफरेंस इज ट्रांसफर्ड टू द अदर कैंडिडेट। दिस इज रिपीटेड टिल कैंडिडेट सिक्योर्स द रिमेनिंग कोटा। अब सुनो क्या हुआ, जो ए बी सी 3 कैंडिडेट खड़े हुए थे इलेक्शन में, ठीक है, हमें एक सेट कोटा चाहिए था, जिसको बोलने के लिए अगर कोई इतना पहुंच जाए, कोई भी अगर इतनी इस लेवल तक आ जाए तो हम बोलेंगे कि हां ये जीत गया। पर हम देख रहे हैं कोई भी कोटा क्रॉस नहीं कर पाया, सब लोगों ने अपने अपने वोट डाले, ऐसे वाले वोट ये करके। अब ए के वोट काउंट होंगे, ये सारे काउंट हो जाएंगे, बी के वोट सारे काउंट हो जाएंगे, सी के वोट सारे काउंट हो जाएंगे। अब हम टोटल करेंगे इनको और हम देखेंगे कि क्या इनमें से किसी ने भी कोई कोटा अपना यहां क्रॉस किया, नहीं किया। अब क्या होगा कि जो सबसे कमजोर खिलाड़ी निकला इसमें से, इसके वोट देखे जाएंगे कि भाई तुम क्या किए हो, ये क्या हासिल करके लाए हो। अब इसके वोट्स को हम बांट देंगे बाकियों में। अभी मैं बता रहा हूं ये क्या कर रहा हूं, ये इसलिए कर रहा हूं ताकि पहली बात तो इसका फायदा क्या है, ये इसलिए करना पड़ रहा है, इतना टिपिकल मामले का फायदा ये है ताकि जो भी प्रेसिडेंट चुना जाए वो सहमति से चुना जाए। वो ऐसा नहीं हो कि किसी एक की ही मेजॉरिटी से जीत गया, नहीं, उसमें सबकी हिस्सेदारी हो, उसमें सबका अपना अपना कहने का एक वो हो। नाउ अब सी बी और ए, अब मान लो ऐसे 5 लोग हैं, मैं मान के चल रहा हूं इसको 5 वोट मिले, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा नहीं हो सकता, 5 से बहुत ज्यादा होंगे, ये नंबर होगा कम से कम, नहीं तो 5,000 नहीं तो और ज्यादा होगा। नाउ ये वैल्यू ऑफ वोट्स है। अब सी, इन सब लोगों ने बोला था कि हमें चाहिए था सी, अच्छा ठीक है, अब इन्होंने बोला था, V1 ने बोला था नहीं मुझे दूसरे पे ये चाहिए था, तीसरे पे ये चाहिए था, इसने बोला मुझे दूसरे पे चाहिए था, तीसरे पे चाहिए था, इन्होंने बोला मुझे तीसरे पे ये चाहिए था, दूसरे पे ये चाहिए था, इन्होंने बोला कि मुझे तीसरा ये चाहिए था, दूसरा ये चाहिए था, अब इन्होंने बोला कि मुझे दूसरा ये चाहिए था और तीसरा ये चाहिए। अच्छा ठीक है, तो अब इनकी जो सेकंड प्रेफरेंस है, इन सब की सेकंड प्रेफरेंस क्या है वो देखी जाएगी, बी ये है, ए ये है। अब देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे हो ये रहा है कि इसके फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स आर कैंसिल्ड, ये तो गया, इसको अलग रंग से लिखते हैं ताकि आपको बाद में ये दिख जाए, ये याद रहना चाहिए, इसमें गलती मत करना, ये बहुत सिंपल है, इसको हम बोलेंगे कि हम इसको कर रहे हैं कैंसिल, आपके तो वोट गए सर, आप तो जाओ। अब देखते हैं कि यहाँ पे बी के पास कितने वोट आ रहे हैं, बी के पास ये एक, तो 3 लोगों ने बोला है कि भाई मुझे चाहिए बी दूसरे पे, तो इस सी के ऐसे 3 वोट जाएंगे बी को। अब ए को देखो, ए को दूसरी प्रेफरेंस देखो, 1 और 2, तो इसके 2 वोट जाएंगे, मतलब V3 ने और V4 ने बोला हुआ है कि साहब मुझे दूसरे पे चाहिए था ए, पर आप मुझे नहीं दे पा रहे हो, ये मेरी प्रेफरेंस थी। तो हमने क्या किया कि बी और ए के हमने देखे सेकंड प्रेफरेंस क्या थी, किन लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस पे बी और ए को रखा था, जिन्होंने सी को पहली प्रेफरेंस दे रखी, तो सी की पहली प्रेफरेंस को कैंसिल कर दिया क्योंकि आप सबसे लोएस्ट थे, आप वैसे छोड़ दो, आपका नहीं रहा। पर जो सी के जो टोटल नंबर वोट्स आए, मान लो ये 5 लोग हैं, ये 5 ऐसे हैं, तो इन 5 ने कहा साहब हमारी इन 5 में से इन्होंने मतलब 3 लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे कि हमें चाहिए बी सेकंड नंबर पे, अगर सी नहीं हो पा रहा है तो यानी बी के पास गए 3 वोट। अब इन 5 में से 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला था कि हमें ए चाहिए था दूसरे नंबर पे, अगर सी नहीं हो पा रहा है, सी नहीं हो पाया तो हमें ए चाहिए, फिर यानी ए के पास ये 2 वोट चले गए। ऐसे करके अब सी खत्म हो चुका है, सी ओवर हो गया। अब इनमें जो भी इनका नंबर होगा x y z जो भी नंबर थे इनके x+2 और x+3, आई बात समझ में, बहुत आसान है, ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी, यही प्रोसेस चलेगी बाद में। अब देखा जाएगा, हो सकता है ये 3 जुड़ने से ये ऊपर निकल जाए और ये 2 जुड़ने से यही रह जाए। अभी भी हम देख रहे हैं कि अब ए छोटा हो गया है, बी बड़ा, अब बी बड़ा है, फिर ए के साथ सेम प्रोसेस लिखी जाएगी। जिन लोगों ने ए को पहली प्रेफरेंस रखी थी उनको याद किया जाएगा और ए के बाद बी और सी लिखा जाएगा और फिर टोटल किया जाएगा, देखो भाई किसने बी और सी को, भाई ए और बी में से देखेंगे कि अभी क्या कौन बचे, तो 2 जब हो जाएंगे कैंडिडेट तब तो 1 या 2 बार में ही रिजल्ट आ जाता है, समझ में आ जाता है। अभी समझो जो मैं वैल्यू ऑफ वोट बार-बार कह रहा हूं ये क्या हो रहा है। वैल्यू ऑफ वोट कहने का मतलब ये है कि हमें एक वोट को इक्वेट करना है उसकी पॉपुलेशन से। कैसे करेंगे हम, तो जितने एमएलए और एमपी होते हैं, ये 2022 का इलेक्शन जब हुआ था तो इसमें ये राष्ट्रपति जी का, तो इसमें हमने यूज किया पहली बात तो 1971 का सेंसस। 1971 का सेंसस इसलिए यूज किया है क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन फ्रीजिंग हुई थी और वहीं पॉपुलेशन फ्रीजिंग को हमने जोड़कर हमने वहीं उसको स्थापित करके रखा था जब तक 2026 में दोबारा नया सेंसस नहीं हो जाए। तो हमने 71 के सेंसस को लेके, क्योंकि 84 सीए ने यही बोला था कि जब 71 के सेंसस को अभी माना जाएगा फाइनल जब तक पॉपुलेशन स्टेबलाइज नहीं हो रही है। तो हमने क्या बोला कि देखो आपको एक एमएलए के वोट की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे आप लिखो उस स्टेट की पॉपुलेशन पूरी, जिस स्टेट का वो एमएलए है, जैसे यूपी है तो यूपी की पॉपुलेशन 1971 में है लगभग 8 करोड़ 40 लाख 1971 में, और इलेक्शन हो रहा है 2022 में। अभी ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन भी है, पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बोला कि अभी सुन लो पहले हमारी बात कि 71 की सेंसस में जो पॉपुलेशन है उसको यहां लिख दो, ठीक है, वो लिख दी गई, उसको डिवाइड करो उस स्टेट में आज कितने एमएलए हैं। अच्छा आज कितने एमएलए हैं, तो 8 करोड़ ऑलमोस्ट 38 लाख कुछ थाउजेंड ऐसे ये सारे हैं, ये पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय 400 प्लस सीटें हैं कुछ 403 या 404 कुछ नंबर है, ठीक है। अब इसको इनटू कर दो 1000, तो एक आपके वोट की वैल्यू निकल आई जो एमएलए वोट देगा राष्ट्रपति के लिए। अच्छा ठीक है, अब ये जो निकल के आएगी वैल्यू, तो आपको यूपी की टोटल वैल्यू कैसे मिलेगी, फिर यूपी की टोटल वैल्यू मिलेगी 400 मल्टीप्लाई कर दो इसमें, आसान बात है। एक वोट की वैल्यू कितनी निकलेगी, इससे आप निकालोगे तो लगभग ऐसे निकलेगी 200 200 प्लस। अब इसकी कोई यूनिट नहीं है, कोई किलो नहीं है, कोई ग्राम नहीं है, कोई मीटर सेंटीमीटर नहीं है, 200 के अराउंड एक वोट की वैल्यू निकली एमएलए की जो यूपी में है। अब ऐसे 400 एमएलए हैं, तो ऐसे 400 एमएलए को 200 से मल्टीप्लाई कर दो तो उनकी टोटल स्टेट की एमएलए की वैल्यू आ गई। यही सारे ऐसे ही सारे के सारे आप सारे स्टेट्स का निकालना और इन सारे स्टेट्स को यहां लिख देना, पुडुचेरी भी है यहां पे इंक्लूडेड, इन सारे स्टेट्स को यहां लिख दो और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट 543 + 233 इनको जोड़ दो, तो आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी। एक एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, लोकसभा राज्यसभा में बैठता है, तो इनके वोट की वैल्यू कैसे मिलेगी, सम टोटल ऑफ वोट्स, सम टोटल ऑफ द वोट्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट्स इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुडुचेरी, ऐसे मिल गई। नाउ इलेक्टोरल कोटा कैसे निकाला गया हमने, इलेक्टोरल कोटा क्या होता है, जो मैंने पहले बताया था। कोटा ये है कि जब राष्ट्रपति चुनाव होगा, इन ऑर्डर टू गेट इलेक्टेड अ कैंडिडेट हैज टू सिक्योर द वोट एटलीस्ट अप टू द इलेक्टोरल कोटा व्हिच इज कैलकुलेटेड एज, कैसे कैलकुलेट होगा, सम टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द वैलिड वोट्स, जितने वैलिड वोट्स होंगे, नंबर ऑफ पोस्ट, कितनी पोस्ट है, एक राष्ट्रपति है, एक ही पोस्ट है, +1 समझ में आ गई बात, ये रफली आता है 5 लाख कुछ 5,40,000 कुछ ऐसा, ठीक है। तो इतना इन्हें कोटा क्रॉस करना है। अब इतने वोट नहीं है, इतने सारे वोट्स की वैल्यू इतनी आ जाए 5,40,000 के आसपास, तो ये जीत जाएंगे राष्ट्रपति जी। अब हमें देखना है एग्जांपल के तौर पे कैसे हुआ था 2022 में जब राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ था, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी का जब इलेक्शन हुआ तो क्या हुआ था, कुल मिलाकर इलेक्टोरल कॉलेज में थे 4,809 लोग, एमपी एमएलए मिला 776 एमपी इतने हैं और 4,033 एमएलए हैं, इतने सारे एमएलए हैं। अब क्या करा हमने, इन सारे टोटल वैल्यू निकाल ली, इन 4,800 लोगों की वैल्यू निकल के आ रही है 10,86,000, मतलब लगभग 5,43,000 ये सारे के सारे एमपी और एमएलए के वोट की वैल्यू इक्वल हो रही है। जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसके स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू भी ज्यादा होगी, यानी यूपी के एमएलए की वोट की वैल्यू है 200, दिल्ली के एमएलए की वोट की वैल्यू है 58, सिक्किम लोएस्ट है बेचारा, वहां के एमएलए के वोट की वैल्यू है 7। इसका मतलब ये नहीं कि 7 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, क्या 7 विधायक हैं या वहां पे खाली 7 लोग रहते हैं, नहीं, इसका मतलब है कि वहां के जो एमएलए हैं उसके वोट की वैल्यू 7। कैसे समझ में आएगा ये, जैसे 71 के पॉपुलेशन के हिसाब से, 71 के सेंसस के हिसाब से दिल्ली की पॉपुलेशन थी 40,65,698, ठीक बात। अब वहां
की असेंबली स्ट्रेंथ आज है 70 लोग। तो हमने क्या किया, हमने मैंने ऊपर आपको कैलकुलेशन दिखाई थी पहली वाली, यूपी वाली, ये इधर की, इसको हम देखते हैं यहाँ पे दिल्ली के लिए। तो पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 1/1000, ये 1/1000, ये बाहर लिखा हुआ था 1/1000। जो मैथमेटिक्स के बच्चे होंगे, जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ी थोड़ी बहुत, वो समझ जाएंगे 1000 अंदर आ जाता है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, और यहाँ से वोट की वैल्यू निकली 50, ये निकल गया। अब वैल्यू ऑफ वोट्स, अब वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ईच एमपी, ये जो एमपीज होते हैं इनकी वैल्यू फिक्स हुई है 708 के आसपास है लगभग। ये कैसे आई है? टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए वोटर्स अपॉन टोटल एमपी इज इन बोथ ऑफ द हाउस। तो टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए वोटर्स जो हमने यहां से निकाली, ऐसी सबकी जोड़ दी हमने, ये वैल्यू हम यहां से देख रहे हैं, ये वैल्यू यहां से आई है, इन सबकी वैल्यू है, ये देख लो आप, ये हर स्टेट के अपने अपने मेंबर्स हैं, उनकी अपनी पर्टिकुलर वैल्यू है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस टोटल को आप जोड़ लो, ठीक है, ये टोटल जोड़ दिया गया, तो ये टोटल निकला 543,231, ठीक है। तो अब इसको हम पीछे चलते हैं, यहाँ पे 543,231 डिवाइडेड बाय 543 प्लस 233 दैट इज लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये वैल्यू आ रही है 700। ठीक बात, आगे अच्छी बात है। अब इसके बाद आगे क्या करना है? इसके बाद आगे करना है कि पहले इनका कोटा देखो, राष्ट्रपति जी को कितना कोटा चाहिए, ये कोटा पाने के लिए ये क्या करेंगे, ये टोटल नंबर वैलिड वोट्स पहले काउंट होंगे, कितने वोट पड़े गए हैं। तो 543,231 प्लस 543,231 ऐसे करके आएगा 10 लाख के अराउंड आएगा, 10 लाख फिगर ये आ चुका है, 10,98,000 टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स एंड 10,79,000 आर द वैलिड वोट। क्योंकि कुछ लोग हो सकता है वहां मक्कारी करते हैं, कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होगी, कुछ लोग दिक्कत कर देंगे और उनका वोट काउंट नहीं होगा, तो 10,79,756 ये वैलिड वोट्स हैं, इनको लिखा जाएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोस्ट दैट इज एक ही राष्ट्रपति प्लस 1, यानी इनको जब किसी भी राष्ट्रपति को जब चुन के जाना है, राष्ट्रपति बनना है, तो उनको इतनी वैल्यू ऑफ वोट चाहिए, नहीं तो वो नहीं बन पाए। और ये पाने के लिए वो लगेगा मेथड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो हमने भी पीछे देखा। कैसे देखा था कि एबीसी 3 कैंडिडेट हैं। अब द्रौपदी मुर्मू जी के सामने थे यशवंत सिन्हा जी, तो इन्होंने क्या किया, जब इलेक्शन में खड़े हुए दोनों, तो इन्होंने वोट पाए हैं 6,66,028, इसमें एनडीए और अदर्स बाकी पार्टी के लोगों ने वोट डाले, और यशवंत सिन्हा जी को जो अपोजिशन कैंडिडेट थे इनको मिले 4,13,728 वोट। पहले ही प्रेफरेंस में लोगों ने बता दिया कि हमको द्रौपदी मुर्मू जी चाहिए एज ए महामहिम, हमारे महामहिम के तौर पे, और अकेले बीजेपी पार्टी ने एमपी एमएलए सारे मिला के पूरे देश के उन्होंने 4,58,036 वोट किए, वोट की वैल्यू दी हुई है। तो इससे समझ में आ रहा है कि अच्छा ऐसे हो रहा है। अभी पीआरएसटी मेथड एक बार और समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी को डाउट, बहुत रफ एग्जांपल के तौर पे समझना कैसे हो रहा है। मान लो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स आ रही है 20,000, ठीक, अब 20,000 में से हमें एक राष्ट्रपति बनवाना है, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, एक नंबर ऑफ पोस्ट प्लस 1, ये फार्मूला है, ये इसको याद करना पड़ेगा। तो यानी कि 10,001 इज द इलेक्टोरल कोटा, जो इलेक्टोरल कोटा पार कर लिया वो जीत जाएगा। अब फिर वोट पड़ते ही हमने देखा कि ए बी और सी 3 कैंडिडेट थे, इनको मिले, मान लेते हैं ये एग्जांपल है, इनको मिले 7500, इनको मिले 6300, इनको मिले 6200। अब हमें यहां से देखने में लग रहा है कि साहब ए के पास सबसे ज्यादा वोट्स थे, फिर हमने देखा पीआरएसटी मेथड लगाओ। अब जो सी सबसे बेचारा कमजोर था उसके वोट को हमने ले लिया कि तुम तो चलो कैंडिडेट सी इज एलिमिनेटेड, इनका काम हो गया, और इसके वोट्स विल बी ट्रांसफर्ड व्हाइल वोटिंग फॉर कैंडिडेट सी। हम देखेंगे कि लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस किसको दी, कितने लोगों ने बी को दिया है, कितने लोगों ने ए को दिया है। तो अगर बी को 4,950 लोगों ने मान लो दिया था, कि 4,950 लोग कह रहे थे कि हमको चाहिए था बी अगर सी ना हो तो, और 1,250 लोग कह रहे थे कि हमको चाहिए था ए अगर सी ना हो तो अब ये दोनों के दोनों इन दोनों में ऐड हो जाएंगे, दैट इज 7500 यहां से उठाया और यहां से उठा लिया, ये हमारा 1250, ये पहुंच गया 8750, और फिर बी को देखा, बी के बाद 6300 थे, फिर 4,950 जोड़ दिए, ये जोड़ दिए। अब यहां पे 11,250 आ गया, और बी ने वो कोटा क्रॉस कर लिया। जो पहले दिख रहा था कि ए जीत रहा है, वो पीआरएसटी मेथड के बाद समझ में आया कि नहीं, बी है वो चैंपियन, वो बी जीतेगा। हियर बी क्रॉस रिक्वायर्ड कोटा ऑफ 10,001 एंड बी विल बी डिक्लेयर्ड द विनर। सिंपल है, समझ में आया? नहीं आया डाउट पूछना, बताया जाए। नाउ आगे चलते हैं, ये वो स्टेट वाइज डेटा है जो हमने यूज किया है। हम देख रहे हैं कि एक आंध्र स्टेट है, उसमें 175 एमएलए होते हैं, ठीक है, होते ही होंगे। नाउ एक वोट की वैल्यू, उसके एक वोट की वैल्यू निकाल चुके हैं। वो कैसे निकाली है? आंध्र की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय 175, सिंपल बात, इनटू 1000 कर दो, इनटू, इसको आगे लिख दे वरना समझ में नहीं आया, इनटू 1000, तो एक वोट की वैल्यू निकली 150, ये 159। अब हमें टोटल इस आंध्र की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ गई 27,825, ऐसे करके हमने सबकी निकाल ली। अब सिक्किम का हाल देख, सिक्किम की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय देयर एमएलएस, वो आती है 7। अब 32 × 7 कर दो 224, इनके पूरे एमएलएस की वोट की वैल्यू काउंट कर लिया। इन सबको जब जोड़ लिया, इन सारों को दिल्ली और यूटी भी जोड़ के, दिल्ली और पुडुचेरी जोड़ के, तो असेंबली में टोटल लोग आ रहे हैं 4,033, इन सबके वोट्स की वैल्यू बराबर ऐसे टोटल आ रही है 543,231। नाउ लोकसभा राज्यसभा 543 मेंबर्स, एक वोट की वैल्यू 700, और ये टोटल लिया गया, इसका टोटल लिया गया, सब पूरे टोटल कर दिया 10,86,431। अब ये इतने टोटल वोट्स होते, पर किसी ना किसी एमपी एमएलए ने गलती कर दी, उनसे समझ में नहीं आया उन्हें, और उन्होंने कोई वैलिड तरीके से वोट नहीं डाला, तो उनका वोट काउंट नहीं हुआ। वो वोट फिर कम हो जाएंगे थोड़े से, क्योंकि इनवैलिड वोट्स काउंट नहीं कर सकते। अब वो टोटल आएगा 10,79,000 को, क्योंकि 2-4,000 वैल्यू कम हो जाती है ऊपर नीचे। फिर डिवाइडेड बाय 2 + 1, ये कोटा बनेगा हमारा। इस कोटा को क्रॉस करना, इस कोटा को क्रॉस करने के लिए पूरा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला प्रोसेस दोबारा से लाया जाएगा, उसको फिर करना पड़ेगा। ये आपकी जॉब होगी लोकसभा सचिवालय में, कैबिनेट सचिवालय में करवाना पड़ेगा, सब जाके काम। इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता, ये वाला इलेक्शन नहीं करवा सकता। नाउ सम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सजेस्टेड दैट प्रेसिडेंट शुड बी इलेक्टेड बाय एमपीज अलोन, एमपी को चुनवाने दो ना, एमपी तो चुनेंगे, पर कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेफर किया है, जो हमारे संविधान निर्माता थे, इन्होंने बोला था कि यार ये जो पार्लियामेंट है, ये एक ही सिंगल पार्टी में ज्यादातर दिखती है, भाई पार्लियामेंट जो आ रहा है इसमें जो मेजॉरिटी पार्टी होगी वो रूल कर रही होगी, तो जाहिर बात है कि उनका कैंडिडेट भी उन्हीं की पसंद का होगा। इसके लिए जरूरी है, अगर होमोजेनिटी बना के रखनी है, अगर पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन आपको चाहिए, तो इसलिए आप स्टेट के एमएलएस को भी उठाओ, उनसे बोलो कि आपका भी फर्ज बनता है कि देश का राष्ट्रपति चुनवाने में आपका रोल है। तो इसलिए एमएलएस ऑफ स्टेट इन इलेक्टोरल कॉलेज मेक्स द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन एंड स्टेट इक्वली, कि खाली यूनियन की ही जिम्मेदारी न बन जाए, खाली यूनियन ही ऐसा ना देखे कि अच्छा यूनियन का ही राष्ट्रपति चुना जा रहा है, नहीं, स्टेट्स के भी चुनवाए जाते हैं। अब देखो ये सारे हमारे राष्ट्रपति थे, राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार चुने गए हैं, और इसके अलावा वीवी गिरी जी ये भी थे, ये पहले उपराष्ट्रपति थे फिर राष्ट्रपति बने, तो काफी ये सारे हमारे अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो ये इनका वोट काउंट है। देखो इस समय उन्होंने 83% वोट सिक्योर किए थे। अब यहाँ पे आके द्रौपदी मुर्मू जी ने हम देखते हैं कि 64% वोट सिक्योर किए, ठीक, और इनके अपोजिशन थे यशवंत सिन्हा जी। आपको नाम याद आ रहा है? टीएन शेषन जी, ये नाम के बारे में पता हो मुझे? तो अब आर्टिकल 71 की बात करते हैं। जब भी कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा, कोई भी अगर डाउट आएगा इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, दैट शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट अलोन, हुज डिसीजन शैल बी फाइनल। जब भी इनके इलेक्शन के डिसीजन के ऊपर कोई सवाल उठेगा, कोई डाउट, कोई डिस्प्यूट, कोई केस कुछ भी आएगा, तब खाली सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन फाइनल। अब इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट, एमएलए सारे नहीं थे, किसी स्टेट में 2-4 एमएलए कम थे, या 2-4 वैकेंसी हैं, या एमपी सारे के सारे नहीं थे, तो मतलब ये नहीं इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है, नहीं, जितने लोग हैं वो सब वोट दे रहे हैं। ये बताओ कि वोट देने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी, या कोई हेराफेरी तो नहीं हुई है? खाली इफ द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट, एक्ट्स डन बाय हिम बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन आर नॉट इनवैलिडेटेड एंड कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स, ये रहेंगे। अगर कोई राष्ट्रपति है और वो जीत गया इलेक्शन, और फिर उनके इलेक्शन के ऊपर चर्चा हुई, सुप्रीम कोर्ट में गया वो केस, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो गलती हुई थी, राष्ट्रपति बने कैसे? तो राष्ट्रपति जी कहेंगे मैं तो बन गया, आप तो बोलेंगे आप तो ठीक है, जो काम करके आ रहे हो वो छोड़ दो, कोई बात, उस पे कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि उस गद्दी का सम्मान, उस गद्दी पे बैठे हुए पर्सन के हाथ में जो कलम है, वो उसको कलम ऑफिशिएट करती है देश के काम, देश जो चलता है वो इनकी गद्दी से चलता है ना। अब उस गद्दी के सम्मान की वजह से इन्होंने अगर कोई काम ऐसे किए होंगे तो उस कामों को क्वेश्चन नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक, राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति, कोई बात। तो ऐसे होता। अब इनकी क्वालिफिकेशन देख लो, क्वालिफिकेशन क्या? पहली बात तो वो चैप्टर 7 पढ़ के आने चाहिए, लक्ष्मीकांत यहाँ के सिटीजन होने चाहिए, वो सही बात है। फिर उसके बाद 35 की उम्र से कम ना हो, फिर वो मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लायक होने चाहिए, कि लोकसभा के एमपी बन सके, वो इतनी क्वालिफिकेशन उनकी ऑलरेडी हो ना। जो इनका नामांकन जब होगा, ऐसे 50 लोग हों जो इनका नामांकन प्रपोज करें, साहब हम चाहते हैं कि ये बने, और ऐसे 50 लोग हों जो इस प्रपोजल को सेकंड करें, कि बोले हां हम ये 50 लोग सही कह रहे हैं, हम 50 लोग इनके साथ हैं। तो इसको बोलते हैं कि 50 लोग, 50 इलेक्टर्स हैं जो 50 बाद में चुनेंगे, तो ये लोग 50 लोग कह रहे हैं साहब हम तो प्रपोज कर रहे हैं XYZ पर्सन का नाम, और 50 लोग अलग से ये बोले कि हां सर हम इन 50 लोगों का समर्थन करते हैं, ठीक बात है।
सकता। एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऐसा कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करें वो जो कि थोड़ा सा लगे कि हां इस पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। जैसे वो किसी ओएनजीसी के बोर्ड के चेयरमैन नहीं हो सकते, जैसे वो किसी इंडियन ऑयल के डायरेक्टर नहीं हो सकते, जैसे वो इसरो के साइंटिस्ट हो सकते हैं पर इसरो में ऑफिसर नहीं हो सकते। समझ रहे हैं किसकी बात कर रहा हूं? तो सिटिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और मिनिस्टर ऑफ यूनियन और स्टेट आर नॉट डीम्ड टू बी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यानी कहने का मतलब क्या है कि कुल मिला के ये है कि इन पोस्ट पे जो लोग बैठे हुए हैं तो ये बहुत ही ऑनरेबल पोस्ट, बहुत बड़ी पोस्ट है, सम्मानजनक पोस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक बार लोग इस जगह बैठ गए हैं तो दोबारा नहीं बैठ सकते, बैठ सकते बिल्कुल बैठ सकते। इस जगह बैठे हैं और इनको अगर जाना है कोई अगर राष्ट्रपति के नामांकन के लिए जा सकते, क्योंकि खुद ऑनरेबल लोग हैं और ऑनरेबल गद्दी पे बैठे हैं और एक और सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे बैठने जा रहे हैं तो क्यों नहीं बैठे? नाउ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये एक मजाक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है कि आरबीआई में 15,000 रुपए इनको जमा करवाने पड़ते हैं जो नामांकन करता है, जो अपना कैंडिडेट देता है, जहां साहब मैं खड़ा होना चाहता हूं इलेक्शन में, तो वो क्या करता है थोड़ा बॉन्ड जैसा पड़ता है, फॉर्मेलिटी है। 15,000 रुपए आरबीआई में जमा होते हैं और ये जमा आपको वापस मिल जाते हैं। पर अगर आपने 1/6 से अगर कम वोट पाए तो 15,000 रुपए आपके चले जाएंगे, ऐसा आरबीआई कहती है। ठीक है, अब 97 से पहले तक ये था केवल 10 प्रपोजर्स और 10 सेकंडर्स और सिक्योरिटी डिपॉजिट था 2,500 रुपए, क्या ही था। ठीक है, देश के महामहिम की कुर्सी की बात है तो ऐसा ही होता है। नाउ कम्स कि जब ये इलेक्ट हो जाते हैं तो ये पहले लेते हैं शपथ, ये भगवान के साक्षी, ये भगवान को साक्षी मान के एक शपथ लेते हैं और ये शपथ दिलवाते हैं इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। अब अगर ये नहीं होंगे तो जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो इन्हें फिर शपथ दिलवाएंगे। जैसे द्रौपदी मुर्मू जी को जब शपथ दिलवाई थी तो हमारे सीजीआई ने दिलवाई। सीजीआई का नाम पता है कौन है? सीजीआई नाउ इनकी शपथ के पार्ट होते हैं टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, के पूरी निष्ठा के साथ पूरे कर्तव्य के साथ अपने ऑफिस का कार्यवाहन करूंगा। ठीक है, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, के पूरी क्षमता के साथ अपने संविधान की, अपने कानून की हिफाजत करूंगा। नाउ टू डिवोट हिमसेल्फ टू सर्विस एंड वेलबीइंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, के लोगों की सेवा में अर्पित हो जाना। अगर एनी अदर पर्सन एक्टिंग एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्जिंग ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट आल्सो अंडरटेक्स दी सिमिलर ओथ, इस गद्दी पर आप बैठने जा रहे हो, भले खुद पर्सन जो जीत के गया है या अगर वो पर्सन नहीं है गद्दी पे तो इनके नाम पे कार्यवाहक कोई वाइस प्रेसिडेंट कोई अगर बैठ के काम कर रहा है तो काम करने से पहले वो भी शपथ ले कि इस गद्दी पे बैठने से पहले आपको शपथ लेनी पड़ेगी। ये बहुत मैंडेटरी काम है, ये सबूत देता है कि हां आप निष्ठा से काम करो। अब इनके राष्ट्रपति के ऑफिस की कंडीशन कैसी है कि इनको क्या-क्या इनको मिलना चाहिए। ही फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेंबर नहीं हो सकते किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के या हाउस ऑफ स्टेट। अगर हैं तो वो उसी दिन से मान लिए जाएंगे कि इन्होंने गद्दी छोड़ दी है, इन्होंने अपनी सीट छोड़ दी लोकसभा की या विधानसभा की जहां पे पहले थे, जिस दिन से वो राष्ट्रपति के ऑफिस में गए। मतलब इन एनी सच केस ही इज डीम्ड टू हैव वेकेटेड हिज ऑफिस इन दैट हाउस ऑन द डेट ऑन व्हिच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। जिस दिन से वो राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठे उस दिन से ऑटोमेटिक उनकी लोकसभा की सीट या विधानसभा की सीट या कहीं और की जहां भी वो थे तो वो सीट उनकी चली जाएगी ऑटोमेटिक। और कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को यूज नहीं करेंगे, कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के वो ऐसे नहीं होंगे वो और पैसे कमाई कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। ही इज एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज फॉर हिज पर्सनल पर्पसेस ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल्स। राष्ट्रपति भवन का वो रह सकते हैं जब तक वो राष्ट्रपति हैं और उन्हें कोई किराया नहीं देना है, वो एंटाइटल्ड है, वो उन्हीं का घर है और वहीं पे वो रहेंगे। ही इज एंटाइटल्ड टू एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट तय करेगा कि इनको क्या-क्या मिलेगा, इनको क्या पैसा मिलेगा, इनको क्या जो इनको इनकी सर्विस के लिए जो इन्हें पैसा मिलेगा, जो इन्हें अकाउंट में जो इनके आएगा, जो इनकी इनकम होगी वो, और जो इनके अलाउंस जो इनको मिलते हैं कि इनके फोन के बिल, टेलीफोन के बिल, इंटरनेट के बिल, सारे आने जाने का, गाड़ी, पेट्रोल, सारी चीजें ये सारी पार्लियामेंट तय करेगा। एंड दिस कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ जब तक वो पावर में है तब तक तो वही रहेंगी, चाहे आप कुछ भी करा लो, नहीं वो कम हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि राष्ट्रपति खफा हो तो राष्ट्रपति की सैलरी कम कर दी, नहीं ये नहीं हो सकता। 2018 में पार्लियामेंट ने पास किया था और राष्ट्रपति की सैलरी बना दी गई 5 लाख पर मंथ, 60 लाख साल के वो आदमी, तो 60 लाख उनकी कमाई है और ये हाईएस्ट ऑफिस है देश का, तो इससे बड़ी सैलरी किसी की नहीं हो सकती सरकार ऑफिशियल। नाउ पेंशन इनको मिलेगी 50% ऑफ हिज लास्ट सैलरी, जो इनको आपकी सैलरी मिलेगी। अलाउंस इनको मिलते हैं 1 लाख रुपए तक के पूरे साल, दैट इज ट्रैवल में, आने जाने में, कोई और फुल फर्निश्ड इनको होम मिलता है दूसरी जगह पे, तो वो सब सारी। और अगर इनकी मृत्यु हो जाए तो जो इनके जो बेटर हाफ होंगे, पति या पत्नी जो रह गए हैं, तो वो मिलेगा उनको 50% उनकी पेंशन तो मिल रही थी, इनको पेंशन मिलेगी 50% ऑफ सैलरी को मिलेगी। अब अगर राष्ट्रपति की रिटायर होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाए और उनकी बीवी या पत्नी या पति जो भी है उनके स्पाउस हैं तो उनको इस 50% का भी 50% मिलेगा जरूर। ये इनका हक है कि उन्होंने देश की सेवा करी है, देश के हाईएस्ट ऑफिस पे बैठे तो इनका वही सम्मान है। नाउ प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी, ये देखो इनकी खासियत कि जब तक ये ऑफिस में है तो ये पूरी इम्यूनिटी एंजॉय करते हैं, कोई इनके पास लीगल लायबिलिटी नहीं है, ये अपने ऑफिस में रहकर ये कोई भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ये ऑफिस में है ही इज इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इवन पर्सनल, इनके खिलाफ कोई भी पर्सनल क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू नहीं की जा सकती। ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन्ड। अगर आपको कुछ करना ही है, कोई आपको राष्ट्रपति से बहुत ज्यादा रंजिश है तो आप क्या कर सकते हो कि पहले उनको 2 महीने का नोटिस दोगे राष्ट्रपति, फिर उनको बोलोगे कि 2 महीने बाद सर आपको नोटिस दे दिया था मैंने और अब मैं आपके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग चालू करूंगा और ये मैं करूंगा सिर्फ आपके पर्सनल एक्ट के लिए जो आपने किए हैं, ना कि आपके ऑफिशियल। बस यही हो सकता है इनकी, और राष्ट्रपति के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि देश की हाईएस्ट गद्दी पे बैठे हैं, हाईएस्ट सीट ऑफ पावर है वो जो रायसीना हिल्स है। ये पता है ना रायसीना हिल्स की कहानी, रायसीना हिल्स। तो यहाँ पे रायसीना हिल्स क्या था, दिल्ली में एक पहाड़ था छोटा सा जिसको कि उड़ा के बम से उड़ा दिया गया और इसको अंग्रेजों ने फिर यहाँ पे बनाया था, ये इनका वाइसरॉय का, तो वाइसरॉय रहते थे। फिर वाइसरॉय जब चले गए उनकी सेवा समाप्त हो गई, फिर यहाँ पे रायसीना हिल्स पे बैठी हमारी देश की सबसे बड़ी सीट, इसका नाम है राष्ट्रपति भवन और वहाँ पे राष्ट्रपति निवास करते हैं, जहाँ के मुगल गार्डन में, या मुगल गार्डन का नाम तो चेंज हो गया है, और वहाँ पे अब जाके अमृत उद्यान में आप जाके वहाँ खड़े हो सकते हो, वहाँ पे जाके फोटो खींच सकते हो और आप जा सकते हो राष्ट्रपति भवन में, आप विजिट कर सकते हो, पर आपको बहुत सारे आईडी पास बनाने पड़ेंगे क्योंकि इतने बड़े देश के मुखिया हमारे, तो थोड़ी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, पर लेकिन जाना चाहिए। एनीवे आगे चलते हैं। जब इनका टर्म कैसा जब होगा 5 साल का होगा पहली बात, और ये अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, मुझे नहीं रहना राष्ट्रपति, बहुत काम कर लिया, तो ये अपना रेजिग्नेशन देते हैं उपराष्ट्रपति अपने इनसे जस्ट नीचे वाले को, छोटे वाले के काम करो, मैं जा रहा हूं तुम संभाल, देख लेना। नाउ ही इज एलिजिबल फॉर री-इलेक्शन फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम। ये बात है क्यों नहीं हो, क्योंकि जब आप इतने अच्छे हो, आप देश की हाईएस्ट कुर्सी पे बैठे हो, तो आप दोबारा क्यों नहीं आ सकते इस जगह पे? आ सकते हो, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, क्योंकि आप यहां तक आ गए, मतलब आप एकदम सज्जन बढ़िया, क्या ही दिक्कत है, दोबारा आइए। अब यूएस में ये चीज खाली 2 बार हुई थी, कौन से ईयर में हुए थे, बराक ओबामा जी, पता है। नाउ कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 इयर्स, अब अंटिल सक्सेसर अज्यूम्स ऑफिस, जब तक उनके आगे आने वाले जो ऑफिसर होंगे तो तब तक तो ये ऑफिस में रह सकते हैं। 5 साल पूरे हो गए पर अभी तक अगला राष्ट्रपति चुन के नहीं आ पा रहा है, या गए हुए कहीं बाहर, या बाहर आने में उनको 6 महीने लग जाएंगे, जो भी बात है, तो वो उतने समय के लिए तब तक और राष्ट्रपति रह सकते हैं और उनको वही फैसिलिटी, वही सुविधाएं, वही सैलरी, सब कुछ वही होगी जो उनको अभी हो रही है, ये होगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा कि हमको देखना है जब इन्हें हटाना होगा। मान लो कोई इतना बड़ा राष्ट्रपति इतनी अच्छी गद्दी पे है पर उन्होंने कुछ ऐसा कर ही दिया कि नहीं झेल पा, नहीं अच्छा लग रहा है, तब क्या करें? तब ऐसे में उनके खिलाफ होगा महाभियोग, ऐसे लिखा जाता है ना, बताना मुझे अगर मैं गलती करी तो ये इनके खिलाफ, ये अच्छा लग रहा है मुझे, बताना अगर ये हाँ की स्पेलिंग सही है तो। इंपीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बस यही दिया हुआ है संविधान ने इसके आगे कुछ नहीं बताया कि क्या वायलेशन हो सकता है संविधान का, नहीं है। यूएस में बहुत तरीके से लिखा हुआ है कि क्या कब आप लगवा सकते हैं। इसका फ्रेज का कोई डेफिनेशन नहीं संविधान ने, ये कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी लोकसभा राज्यसभा में इस इंपीचमेंट का प्रोसेस शुरू किया जा सकती है अगर 1/4 लोग उस हाउस के हों, वो साइन कर दें और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दे दें कि राष्ट्रपति जी हम आपके खिलाफ महाभियोग अभियान चलाने वाले हैं, वी आर सॉरी, और ये रेजोल्यूशन पास होना चाहिए बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ये स्पेशल मेजॉरिटी के भी ऊपर है, ये बहुत बड़ी बात है कि आप राष्ट्रपति को अध्यक्ष उतारने वाले हो, तो मतलब पूरे पार्लियामेंट की सहमति चाहिए ऑलमोस्ट, मतलब जो 543 लोग हैं ये सारे के सारे लोकसभा के, इनमें से 2/3 लोग एक साथ खड़े होकर बोले। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग 2/3 हो और टोटल का 50% हो, नहीं यहाँ पे चाहिए टोटल 50% से ऊपर 2/3, तो ये चाहिए यहाँ पे। स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चलती है यहाँ पे, यहाँ चलती है बड़ी सबसे बड़ी मेजॉरिटी। यहाँ पे कौन वोट करेगा, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ये दोनों करेंगे। इलेक्शन करते समय, इलेक्शन में वोट डालते समय खाली इलेक्टेड लोग वोट डालते हैं और ये लोग वोट नहीं डालते, पर गद्दी से उतारने के समय ये लोग एक्टिव हो जाते हैं, इनका ये काम है। ये काम कभी होता ही नहीं हमारे यहाँ, वही नहीं। इट इज सेंट टू द अदर हाउस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ द चार्जेस। फिर जब एक हाउस से पारित हो गया इतनी बड़ी आबादी के साथ, ये दो तिहाई लोग खड़े होकर बोल रहे हैं यहाँ से राष्ट्रपति नहीं चाहिए हमको, इनको उतारो, तब दूसरे हाउस में जाएगा, चाहे लोकसभा राज्यसभा में जाए, लोकसभा में जाए, कहीं भी जाएगा, दूसरे हाउस में जाके वो इन्वेस्टिगेट करेगा, वो हाउस, वो लोग जितने भी लोग हैं वहाँ पे, कि ये सच बात थी क्या, देखें क्या हुआ है। नाउ सेकंड हाउस एक्ट्स एज इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, ये एक्ट कर रहा है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। प्रेसिडेंट हैज द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ और बाय अटॉर्नी ऑफिस चॉइस, राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है भाई, तुम अपनी बात कहलवाओ जाके, तुमको क्यों हटाया जा रहा है, बताओ, अपनी सफाई दो, या अपने एक अटॉर्नी को भेजो, अपने वकील को भेजो। नाउ इफ अदर हाउस आल्सो सस्टेन्स द चार्जेस एंड पासेस द
impeachment, तब तो वो गए with same majority, 2/3 of total majority, president stands impeached, खत्म हो गया। अब ये जो आप देख रहे हो कि जब ये क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग हो रही है पार्लियामेंट में, तो क्योंकि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, पार्लियामेंट ने जुडिशरी वाला काम भी उठा लिया कि लाओ देखें जरा चार्ज सही है कि नहीं, क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात हो रही है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की बात हो रही है कि ऐसा कौन सा वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है जिनकी वजह से राष्ट्रपति को हटाया जा रहा है, और एक हाउस कह रहा है कि 2/3 से ज्यादा लोग खड़े होकर हाँ कह रहे हैं कि इनको हटाओ। पहले पढ़ा जाए इसको कि क्या बिगड़ गया, ऐसी बात क्या खराब हो। नाउ इसमें एक चीज देख लो जो मैंने आपको पहले बताया, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, दे पार्टिसिपेट दो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। देख रहे हो, जब उनको चुनना था तब तो उनको नहीं बोला गया, पर जब इनको उतारना गद्दी से तब सचिन तेंदुलकर जी, ऐसे लोग, अमिताभ बच्चन जी, ऐसे लोग, जया बच्चन जी, ऐसे लोग तब जाएंगे और ये लोग जाके वहां पे वोट करेंगे। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट एंड यूटीज ऑफ दिल्ली पुडुचेरी डू नॉट पार्टिसिपेट, दो दे पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। तब इनकी जरूरत नहीं है, इंपीचमेंट हो रहा है पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट का रोजमर्रा का काम है राष्ट्रपति से राष्ट्रपति भवन से कुछ ना कुछ लगा जाता है। नो प्रेसिडेंट हमारे, थैंक गॉड कि हमारे कोई प्रेसिडेंट कभी इंपीच नहीं, जय हो प्रभु, कम से कम ये नहीं किया हमने। नाउ वर्ड इंपीचमेंट इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर द प्रेसिडेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जब सीजीआई का रिमूवल करना होता है, सीजीआई को गद्दी से उतारना होता है, तब भी इंपीचमेंट की प्रोसेस भाई जनरेट होती है। पर जो इंपीचमेंट वर्ड है, एक्चुअल वर्ड है, वो खाली राष्ट्रपति के लिए रखा रिजर्व किया हुआ है, क्योंकि देश के महामहिम है, देश के सबसे बड़े हेड ऑफ स्टेट है भाई, तो इनके लिए इंपीचमेंट होगा, बाकियों के लिए रिमूवल वर्ड यूज करते हैं। अदर्स इट इज रिमूवल, बस साफ बात। अब इसमें चाहे सीजीआई हो या सीएजी हो या यूपीएससी चेयरमैन हो, ये कोई भी हो, ये इसके बाद सारे के सारे जितने लोग होते हैं इनका रिमूवल होता है, राष्ट्रपति का इंपीचमेंट होता है। बस ये बात समझ में आई। नाउ फर्क देख लो, इंपीचमेंट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट और इंपीचमेंट ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट, क्या क्या फर्क है। सबसे पहली बात, ये यहाँ पे ग्राउंड है खाली एक ही कारण लिखा हुआ है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का वायलेशन हो गया, संविधान का हनन हो गया। कैसे हुआ, क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा, संविधान नहीं बताया। यहाँ सारा का सारा आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 इसमें सब लिखा हुआ है, इनके यूएस के ये राष्ट्रपति में यहाँ पे कि अगर इन्होंने गद्दारी करी, अगर इन्होंने रिश्वत ली या कोई ऐसा हाई क्राइम्स एंड मिसडिमीनर कर दिया, तब ये उतारे जाएंगे एंड कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द लोअर हाउस, दैट इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। वहां जो लोअर हाउस है, वहां का जो लोकसभा है, खाली वहां पे इनिशिएट हो सकती है, यहाँ पे किसी भी हाउस में हो सकती है, आइदर हाउस। द चार्जेस शुड बी साइंड बाय 1/4 मेंबर्स एंड 14 डेज प्रायर नोटिस शुड बी गिवन। सही बात है, ठीक है। नाउ इंपीचमेंट मोशन नीड्स टू बी पास बाय 2/3 ऑफ टोटल मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस। यहाँ पे इट इज बाय सिंपल मेजॉरिटी, पास हो गया तो हो गया। अगर लोग बैठे हैं 50% लोगों ने कह दिया डन, ओके हटा दो, हटा दिया। फिर जब यहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से 50% लोगों ने बोला बाहर कर दो, तो फिर इसके बाद ये बिल पास हुआ मान लिया जाएगा। फिर ये बिल जाएगा सेकंड हाउस में, और सेकंड हाउस जो सेनेट होती है वहां की, वो एक्ट करती है एज अ कोर्ट। वहां पे सेनेट इज अ जुडिशियल बॉडी आल्सो। जब वो राष्ट्रपति के महाभियोग के खिलाफ जब वो सुनवाई कर रही है, तो सेनेट एक्चुअली में पूरी हियरिंग करती है, राष्ट्रपति के पूरे चार्जेस को पढ़ती है, भाई क्या चार्जेस लगे उनके ऊपर, देख लो क्या हो रहा है। यहाँ पे कोई सा भी हाउस जहां से प्रोसीडिंग शुरू हुई वो दूसरा हाउस में गई, तो दूसरा हाउस एक्ट एज इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी, यहाँ जुडिशियल बॉडी है, फर्क है दोनों में। इफ बोथ हाउस सस्टेन्स द इंपीचमेंट, प्रेसिडेंट स्टैंड इंपीच, गए राष्ट्रपति साहब गए। यहाँ पे 2/3 ऑफ सेनेट वोट इन फेवर ऑफ इंपीचमेंट, देन प्रेसिडेंट स्टैंड्स। बिल्कुल हो सकता है लोकसभा ने कर दिया, यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पास कर दिया 50%, यहाँ पे आए, यहाँ पे सेनेट ने पास किया, पर 2/3 नहीं मिल पाए उनको, नहीं हो पाएगा। ये हमने यूएस से भी सीखा। नाउ वैकेंसी, जब राष्ट्रपति जी चले जाए तो क्या वजह हो सकती है, राष्ट्रपति के ऑफिस पे वैकेंसी क्या हो सकता है, तो वो एक ही तरीके से होता है कि यहाँ उनकी एक्सपायरी हो जाए, उनके टर्म की 5 साल पूरे हो गए, समाप्ति का समय आ चुका है, 5 साल से राष्ट्रपति थे, अब हटाया जाए, या वो इस्तीफा दे दें, या उनको रिमूव किया जाए बाय इंपीचमेंट, या उनकी मृत्यु हो जाए, या कोई और वजह से बीमारी हो जाए, हारी हो जाए, कोई समस्या आ जाए, उनको कहीं बाहर गए हैं और 2 महीने से बाहर है, तो ऐसे केस में व्हेन ही बिकम्स डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड ऑफिस और व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड, ऐसे केस में वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, इफ वैकेंसी इज कॉज्ड बाय एक्सपायरी ऑफ द टर्म, अगर वैकेंसी इनके 5 साल पूरे होने की वजह से हो रही है, तो इलेक्शन टू फिल दैट वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म। हां, अगर उनका टर्म खत्म होने वाला है, पता अगले महीने खत्म हो जाएगा, 2 महीने बाद खत्म हो जाएगा, तो चुनाव भी करवा लो, अभी राष्ट्रपति की तैयारी कर लो, राष्ट्रपति कौन होंगे अगले। एंड इन केस ऑफ डिले, आउटगोइंग प्रेसिडेंट कंटिन्यूज टू होल्ड ऑफिस टिल सक्सेसर टेक। अगर कोई डिले हुआ, कोई देरी हो गई, कोई इलेक्शन में कोई दिक्कत आ गई, राष्ट्रपति जी नहीं चुन पाए अगले वाले, और तब तक पहले राष्ट्रपति को खुद भी रहना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करें ताकि इंटररेग्नम ना हो जाए। इंटररेग्नम क्या है कि ब्रेक हो गया, मतलब एक बार पॉलिटिक्स सरकार चल रही है, जैसे ये राष्ट्रपति जी हैं, चल रहे हैं, अब राष्ट्रपति वैकेंसी हो गई, तो हमें नया राष्ट्रपति जी जो मिलने थे वो हमें यहाँ से मिलने थे, पर हमें नहीं मिले, हमें मिले वो थोड़े समय आगे थी, ये बात हुई। अब अगर ये हुआ है, इसका मतलब हो गया है ये जो बीच का एरिया है जिस समय कोई गद्दी पे नहीं है, तो ये वाला एरिया को हम बोलते हैं इंटररेग्नम। इंटररेग्नम मतलब क्या हुआ कि जब 1649 में ऐसा हुआ था, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स को मार दिया, चौराहे पे लाके उनका सर्कल कर दिया, तो उसके बाद जो अगला राजा आया वो 1616 आया, किंग चार्ल्स 2। तो ये जो 11-12 साल का समय था, ये इंटररेग्नम का पीरियड, इस समय बीच में कोई पॉलिटी में हेड नहीं है, इस समय कोई बीच में कोई भी मुखिया नहीं है, तो ऐसा ना हो जाए कि भैया राष्ट्रपति जी हमारे एक जाने वाले हैं, अगले जो देर में आएंगे और इनका समय पूरा हो गया तो इनको हटा दें, नहीं, तब तक रखो, तब तक राष्ट्रपति नहीं आ रहा, ताकि ये कंटिन्यूटी बनी रहे, ये कंटिन्यूटी रहे। जब वो आ जाएंगे अगले, फिर तो जाएंगे, नए वाले संभालेंगे गद्दी अपनी। तो ऐसे केस में वाइस प्रेसिडेंट डोंट गेट द चांस टू एक्ट एज प्रेसिडेंट, नहीं, इस केस में नहीं होंगे, वाइस प्रेसिडेंट का चांस अभी हो रहा है, इस केस में नहीं आएगा कि भैया अगर गद्दी खाली है तो मैं जाके बैठ जाऊं, नहीं, राष्ट्रपति जी आने वाले हैं अगले, कोई समय कोई डिले की बात है, कोई वजह की बात है, नहीं आ पा रहे, आ रहे हैं वो तो आ जाएंगे, इसमें थोड़ी राष्ट्रपति जी जाए चले राष्ट्रपति भवन में जाके बैठने लगे, नहीं, ऐसे नहीं। तो उपराष्ट्रपति जी के भी अपने ड्यूटीज हैं, वो अलग समय पे आती है। इफ द ऑफिस फॉल्स वेकेंट बाय रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज, देन इलेक्शन शुड बी हेल्ड विदिन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑकरेंस ऑफ सच वैकेंसी। जब भी ऐसी कोई वैकेंसी हो तो उसके 6 महीने के भीतर ये इलेक्शन करवा लो, इनके नए राष्ट्रपति चुनवा लो, एंड इलेक्टेड प्रेसिडेंट रिमेन्स इन ऑफिस फॉर फुल टर्म ऑफ 5 इयर्स, जब तक उनका अगला समय नहीं। नाउ वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट, ये हो सकता है, कैन एक्ट एज द प्रेसिडेंट अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, इफ नॉट वाइस प्रेसिडेंट देन सीजेआई, इफ नॉट सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल एक्ट। ऐसा होता है कि भाई जब तक राष्ट्रपति जी नहीं है तो अब क्या करें, कोई तो चाहिए हमको, तो राष्ट्रपति जी को बोला कि 2 दिन की बात है, 2 दिन के आ जाओ, ऑफिस चले जाना, वापस अपनी कुर्सी चले गए। अब उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो ऐसे केस में सीजेआई साहब को बोला जाता है कि सर आप देश के सबसे बड़े जज हो और आप बहुत रिस्पांसिबल जज हो, तो आप एक काम करो कि आप गद्दी संभाल लो, ना राष्ट्रपति ना उपराष्ट्रपति। और अगर सीजेआई भी नहीं है तब सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट आएंगे। ये हुआ है, हमारे यहाँ हुआ है, मई 1969 में जब जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई थी, राष्ट्रपति थे हमारे, तो उसके बाद वीवी गिरी जी बने ये प्रेसिडेंट और एक्टिंग एज प्रेसिडेंट। फिर इनको खुद चुनाव लड़ना था क्योंकि उपराष्ट्रपति थे पहले, तो ये उपराष्ट्रपति थे, वीपी थे, अब इनको बनना था अपना पूरा प्रेसिडेंट फुल। तो इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने राष्ट्रपति से राष्ट्रपति की भूमिका निभाई कुछ दिन, फिर उन्होंने बोला नहीं मुझे राष्ट्रपति बनना है, फिर राष्ट्रपति का नामांकन हो गया, ये चुनाव ये अपना चुनाव लड़े, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी कुर्सी से। अब राष्ट्रपति भी नहीं है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए खुद खड़े हैं और राष्ट्रपति भी खाली है, तो यहाँ पे आए हमारे मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी, सीजेआई ऑफ इंडिया उस समय, और इन्होंने एक्ट किया एज प्रेसिडेंट 1 महीने भर के लिए, 20 जुलाई 1949। तो आज से ठीक एक दिन बाद और थे। नाउ नेक्स्ट कम्स टू कि इनके पास पावर क्या, पावर तो इनकी बहुत खूब पावर, भर के पावर है, पर पावर दिखाने से क्या करे, है इतनी पावर। अब पावर्स एंजॉयड एंड द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट कैन बी स्टडीड अंडर दीस फॉलोइंग, कि इनकी एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, इनकी लेजिस्लेटिव पावर क्या है, कानून बनाने की पावर, फाइनेंशियल पावर क्या है, इनकी जुडिशियल पावर क्या है, डिप्लोमेटिक पावर क्या है, और हमारी मिलिट्री पावर क्या है, इमरजेंसी पावर। नाउ एक करके खोल करते हैं इनको, पहले पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव पावर। जितना भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है इस देश में, जितना भी ऑफिसर्स होते हैं जो कानून का पालन करवाते हैं, जितना भी काम होता है रोजमर्रा का, जितना भी कार्यपालिका जो अपना काम करती है, पूरी सिस्टम हमारा एग्जीक्यूटिव पूरा ऊपर से नीचे तक, ये सारा का सारा एक्ट करता है इन हिज नेम, उसके नाम पे, राष्ट्रपति के नाम पे। एंड भाई जो राष्ट्रपति होते हैं, ही मेक्स रूल्स स्पेसिफाइंग द मैनर इन व्हिच द ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एक्जीक्यूटेड इन हिज नेम शैल बी ऑथेंटिकेटेड। यही बताते हैं कि देश का काम रोजमर्रा का काम जितना भी होगा, कैसे चलेगा, कौन करेगा और क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। ही मेक्स रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन, ये बताते हैं कि और आसानी से कैसे काम हो, गवर्नमेंट में क्या-क्या चीजें नहीं आए, हालांकि इनको बताया जाता है, पीएम बताते हैं, इनको तभी काम करते हैं, पर इनके नाम पे होता है, बोलेंगे आखिर में यही, इन्हीं को बोलना होता है। तो मेक्स रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द यूनियन एंड फॉर द एलोकेशन ऑफ द सेड बिजनेस अमंगस्ट द मिनिस्टर्स। ये बताएंगे हां साहब, पीएम ने हमको भेजा रिपोर्ट कि आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री को आपको एक और मिनिस्ट्री संभालनी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है, सब संभाल लेना, ठीक है। एनी मैटर ऑन व्हिच डिसीजन हैज बीन टेकन बाय इंडिविजुअल मिनिस्टर्स बट नॉट बीन कंसीडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन लिंक्ड टू प्रपोजल्स फॉर द लेजिस्लेचर। मतलब क्या हो सकता है कि कोई भी ऐसा कोई मैटर हो सकता है जिस पे डिसीजन ले लिया हो किसी एक इंडिविजुअल मिनिस्टर, अब उस मिनिस्टर ने काम कर लिया और काउंसिल को खबर नहीं थी, पूरे मंत्रिमंडल को, तो राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को बुलवा सकते हैं, पूरे काउंसिल को भेज दी इन्फॉर्मेशन, देखो आपके मंत्रिमंडल के मंत्री ने क्या किया, देखो जाके इसको समझो, और काउंसिल मिनिस्टर फिर उस पे कंसीडर करेगा, भाई हां ये तो है, मंत्री हमारा ये कर रहा है, हमारी मंत्री को हमें साथ देना पड़ेगा उसका। एंड कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेचर फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, वो पीएम से
सारे सवाल जवाब पूछ रहे हैं, अभी क्या कर रहे हो, क्या कानून बना रहे हो, तुम कानून बनाओगे कि नहीं बनाओगे, ऐसी बात है। He appoints a commission to investigate into the conditions of SCs, STs and OBC। ये अपॉइंट करते हैं ऐसा कोई कमीशन, ऐसा कोई आयोग, जैसे आपको पता है NCSC राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो ओबीसी कमीशन ये बनवाते हैं। नाउ ही डायरेक्टली एडमिनिस्टर्स द यूटीज थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय हिम, क्योंकि कई यूटीज में जो एक जो प्रशासक होते हैं, मेन होते हैं, जैसे लक्षद्वीप है, जैसे दादरा नगर हवेली है, तो इन यूटीज में क्या होता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, क्योंकि विधानसभा तो है नहीं, अब इन यूटीज को डायरेक्ट सेंटर कंट्रोल करता है, तो सेंट्रल कंट्रोल करता है अंडर प्रेसिडेंट के नाम पे। ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया एंड कैन एडमिनिस्टर, वो किसी भी स्टेट का कोई एरिया बोल सकते हैं कि हां साहब ये शेड्यूल्ड एरिया, ये इसको हम अनुसूचित कर रहे हैं इस एरिया को, कि यहां पे प्रोटेक्शन हमें लेके रखनी है, इस एरिया की डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, यहां के जितने ट्राइब्स हैं, यहां के जितने ट्राइबल एरियाज हैं, उनको संभाल के रखना है। ये काम करते हैं, ये सारे काम है। नेक्स्ट ये अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर्स, ये अपॉइंट करते हैं पूरा काउंसिल मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, सीएजी, सीईसी और बाकी इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन मेंबर्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इंक्लूड्स द यूपीएससी। नाउ गवर्नर, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन, इंटरस्टेट काउंसिल, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटी, सब काम करते हैं। सम हाई ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय अ वारंट, अंडर एक वारंट होता है, हैंड एंड सील ऑफ द प्रेसिडेंट। ये देख रहे हो आप, ये कुछ ऐसे ऑफिस होते हैं। अब राष्ट्रपति हर किसी को शपथ दिलवाता है, राष्ट्रपति अब वो दिन में एक बार कहीं चलेगा तो बहुत बड़ी बात, तो अब वो जाके इन सबका अपॉइंटमेंट करवाए नहीं, तो क्या होता है बहुत बार कई ऐसे हाई ऑफिसर्स में क्या होता है, एक लेटर आ जाता है और लेटर लिखा होता है बाय हैंड एंड सील ऑफ द प्रेसिडेंट, ये राष्ट्रपति के हाथों द्वारा, राष्ट्रपति के मोहर के द्वारा आपको अपॉइंट किया जा रहा है, बोल दिया गया। जैसे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, गवर्नर्स ऑफ स्टेट एटसेट्रा, इनको बोल दिया गया। या अदर ऑफिसर्स ही कैन डेलीगेट दैट अथॉरिटी, दे सकते हैं अथॉरिटी किसी को, पार्लियामेंट का काम है यार, किसी डिपार्टमेंट को दे दो, किसी मिनिस्ट्री को दे दो, जो कर दे और मेरे नाम पर कर दे, ठीक है, क्या दिक्कत है, मैं सुबह क्यों उठूं काम करने के लिए। अब इनकी देखो लेजिस्लेटिव पावर, प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा कैसे, जब पार्लियामेंट मेंबर ही नहीं तो कैसे, तो पार्लियामेंट की कंपोजिशन क्या होती है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट एक इंटीग्रल पार्ट होता है पार्लियामेंट का। ही कैन समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट। ये क्या हुआ मतलब, प्रोरोग माने कि प्रोरोग मतलब होता है कि किसी को भी सस्पेंड कर देना किसी हाउस को बिना बताए अगली बार कब मिले, तो ये होता है। समन माने बुलाना, आओ सबके साथ चलो बैठो, एंड डिसॉल्व द लोकसभा, भंग भी कर सकते हैं पूरी भंग करके बोल देंगे अगले करवाओ इलेक्शन, हम नहीं जानते इसको करो, पर प्रिसाइड ओवर बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, करते ये तो करता है, लोकसभा का स्पीकर ये होता है। एंड समन जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अगर कोई डेडलॉक हो जाए किसी बिल के ऊपर, दोनों हाउस अड़ जाए आपस में, हम नहीं मानेंगे, या कोई ऐसा बड़ा भारी इशू हो जाए, देश में कोई आपदा आ जाए, एकदम कल से ऐसा हो जाए कि देश से सारा का सारा आलू खत्म हो जाए, तो जॉइंट सिटिंग होगी, इतनी बड़ी बैठक होगी, इसमें लोग बैठेंगे और सारे के सारे 543 एमपीस इधर के और 245 एमपीस वहां के, सारे के सारे आएंगे और बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे, ये बोला सकते हैं वो जॉइंट सिटिंग। नाउ एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, हर साल का जो पहला सत्र होता है उसको ये संबोधित करते हैं राष्ट्रपति जी। देखो बैठे हैं, अभी कर रहे हैं, ये उपराष्ट्रपति बैठे हुए हैं और ये स्पीकर ऑफ लोकसभा बैठे हुए हैं। नाउ ये भी करते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि जब भी पहले इलेक्शन हो जाते हैं, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन के बाद पहली बार जब लोकसभा आती है, ये सारे 543 लोग जाके बैठे, तब राष्ट्रपति संबोधन करते हैं उस दिन। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, ही कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा राज्यसभा टू प्रिसाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग्स व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ द स्पीकर चेयरपर्सन एंड द डेप्यूटी स्पीकर चेयरपर्सन फॉल वैकेंट। जब स्पीकर ना हो या कोई डेप्यूटी स्पीकर ना हो या स्पीकर राज्यसभा ना हो और वो डेप्यूटी भी ना हो, तब ये अपॉइंट करते हैं कोई लोकसभा से कोई भी मेंबर को, एक काम करो तुम बैठ जाओगे ऊपर, अब तुम बनो स्पीकर। ही कैन नॉमिनेट 12 पर्सनालिटीज टू राज्यसभा, सचिन जी, रेखा जी, वो इनके नामांकन दे सकते हैं कि भाई मेरे नाम से आप जा सकते हो और आपने अपने फील्ड में अच्छा काम किया है, जैसे लिटरेचर हुआ, साइंस हुआ, आर्ट हुआ, सोशल सर्विस हुआ। इनके नामांकन पे बहुत विवाद हुआ कि ये तो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया इनमें से जो ये जा रहे हैं। तो डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन, कई बार जब एमपीज जो होते हैं ये जब कुछ ना कुछ ऐसा ऐसे कुछ बिहेव करते हैं जो कि सही नहीं है, तो इनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। फिर क्या होता है कि भाई राष्ट्रपति जी इनके डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर चर्चा किससे, इलेक्शन कमीशन से, क्या सही, क्या इनको सही है, इनको हटाना है, सही बात हटा देंगे, फिर प्रायर रिकमेंडेशन इनकी चाहिए होती है, इनकी परमिशन चाहिए होती है, कहां पे कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स को लाने के लिए, जैसे कौन से अ बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द सीएफआई, सीएफआई याद है ना, हमारा राजकोष। नाउ ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट याद है, यूनियन टेरिटरी चैप्टर, क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट, अगर नया स्टेट बनाना हो, या मनी बिल लाना हो, तो मनी बिल लाने के लिए भी इनकी पहले रजामंदी चाहिए, इनकी मंजूरी चाहिए। जब ये कोई अध्यादेश पारित करते हैं तो भी लेजिस्लेटिव काम कर रहे हैं। व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, लोकसभा है ही, लोकसभा भी आएगी, अब लोकसभा खत्म हो गई, अभी मॉनसून की, अब आएगी विंटर सेशन में, तो इस दौरान क्या हो सकता है, इस दौरान अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, कोई बहुत अर्जेंट सिचुएशन आ जाए, तो ऐसे में कोई कानून लाना हो, तो ऐसे में राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो अध्यादेश पारित कर देते हैं अपने नाम। उस अध्यादेश को हालांकि वही लोकसभा राज्यसभा से पास होना पड़ेगा बाद में, अभी के लिए काम हो जाए। नाउ मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स फ्रॉम इट्स असेंबली, जब पार्लियामेंट मिलेगा अगली बार तो 1.5 महीने के अंदर, 6 हफ्ते के अंदर उसको पास करो। कैन आल्सो विथड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम, दे सकते हैं, ऑर्डिनेंस तो ले भी सकते हैं, वही कर रहे हैं। मेक रेगुलेशंस फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड लद्दाख, इन एरियाज के लिए, इनकी शांति के लिए, इनकी बहाली के लिए, इनकी खुशहाली के लिए यहां पे ये एक अपने रेगुलेशन दे सकते हैं। ही लेज द रिपोर्ट्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, सीएजी एटसेट्रा बिफोर द पार्लियामेंट, ये देते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट नहीं देते हैं। नाउ व्हेन अ बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट आफ्टर इट हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, जब कोई राष्ट्रपति के पास कोई बिल जाता है जो पार्लियामेंट से पास हो चुका है, व्हेन अ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर इज रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सब इनकी पावर है, ये सारी की सारी मतलब ये इनके लेजिस्लेटिव एक्शंस हैं, इनके ये काम है, इनको करने कि जब पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो राष्ट्रपति की मंजूरी लगानी हो, वो भी एक एक्ट पढ़ते हैं पहले उसको पूरा, तब जाके उसको एक्ट बनने देते हैं। फिर जब कोई स्टेट लेजिस्लेचर, कोई विधानसभा ने अपने यहाँ से बिल पास कर दिया और गवर्नर ने कहा कि नहीं काम करता हूं, इस बिल को भेज दूंगा सेंटर के पास, राष्ट्रपति के पास, फिर राष्ट्रपति इस बिल को पढ़ेंगे, फिर उस पे हां या ना कुछ भी अपनी बताएंगे, जो भी करेंगे। नाउ हम देखते हैं इनकी फाइनेंशियल पावर, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए फॉर मनी बिल, जब कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री खासकर ऐसा कोई मनी बिल लेके आती है, कोई और मिनिस्ट्री अगर कोई बिल लेके आती है और उसको मनी बिल का अमली जामा पहनाती है, तो उसका मतलब है कि वो राष्ट्रपति मंजूरी लेके आई है पहले से। नाउ प्रायर रिकमेंडेशन फॉर डिमांड फॉर अ ग्रांट, जब कहीं कोई ग्रांट चाहिए, देनी होती है किसी स्टेट को, किसी यूनिवर्सिटी को, किसी बाहर किसी देश को, अगर कोई ग्रांट देना, कुछ पैसा देना, चंदा देना, तब उसके लिए राष्ट्रपति की पहले से रिकमेंडेशन होनी चाहिए। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज हमारा जो बजट आता है जो फरवरी में, इट इज लेड बिफोर द पार्लियामेंट, तो इसका भी यही पहले अपना देते हैं रिकमेंडेशन। नाउ कॉन्स्टिट्यूट्स फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर, यही फाइनेंस कमीशन जो बाद में बता रहा है सेंटर और स्टेट में कितना पैसा बांटोगे। नाउ मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, अगर मजबूरी का समय है क्या करें, क्या ही कर सकते, उस समय जरूरत है पैसे की, और जो कंटिजेंसी फंड है वो हमारी इमरजेंसी के लिए होता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया उस दिन ये पैसा कमाता, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी के पास होती है, ये वाला सीएफआई याद है ना, कि हमारा जो कंटिजेंसी फंड होता है ये फाइनेंस सेक्रेटरी होल्ड करता है इसकी चाबी, फाइनेंस सेक्रेटरी के पास ही चाबी है, तो राष्ट्रपति को फोन आ गया कि मुझे सुबह तक 100 करोड़ भेजने हैं इस जगह पे, इस दिन ठीक है आपने कहा, इसको बाद में अप्रूव करना पड़ेगा पार्लियामेंट से, ठीक है हो जाए, पर कर सकती है बात। नाउ जुडिशियल पावर, राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते हैं सीजेआई एंड बाकी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, अभी इनका जब अपॉइंटमेंट हुआ था। नाउ ठीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, अगर राष्ट्रपति के पास कोई मैटर आया हुआ है और राष्ट्रपति जी कुछ चीज सोच रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही है, वो चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस पे क्या ओपिनियन हो सकती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहे हैं कि मेरे ऑफिस को दिक्कत आ रही है समझना क्या किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट उसको एडवाइस देगा, पर वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि आपका डाउट है, हमने डाउट खाली सॉल्व किया, आप जानो, अगर अच्छा लगे तो मानो, नहीं लगे तो नाउ राष्ट्रपति कैन ग्रांट पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट एंड रेमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट, सारे सेंटेंसेस ये अलग-अलग चीजें हैं, ये लॉ के शब्द हैं, अभी सारे करके देखेंगे। तो राष्ट्रपति जी माफी दे सकते हैं, राष्ट्रपति जी सेंटेंस कम कर सकते हैं, सेंटेंस में थोड़ी सी रियायत दे सकते हैं पनिशमेंट में, और उस सेंटेंस को रेमिट कर सकते हैं, या जो सेंटेंस मिला हुआ है उसको सस्पेंड कर दिया, रेमिट कर दिया, कम्यूट कर दिया, जो भी करना है, ये सब काम राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। कैसे करते हैं अभी आगे देखेंगे। डिप्लोमेटिक पावर जो इनकी होती है, मतलब जितनी आप वर्ल्ड में देखते हो, जब इंडिया बाहर जाके काम करता है और इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री या हमारे आपके फ्यूचर आपके जैसे डिप्लोमेट जो होते हैं, जो बाहर जाके जब डील करके आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने प्रेसिडेंट के नाम पे डील साइन होती है उनके नाम। तो इंटरनेशनल ट्रीटीज जो होती हैं, एग्रीमेंट जो होते हैं, दे आर नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट भले ही पास करेगा, रेटिफाई करेगा उसको बाद में, पर जो डील साइन हो रही है दैट इज साइंड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। आप गए यूएई, आपने वहां डील कर ली कि साहब हमें आपसे चाहिए 11 मीट्रिक टन कच्चा तेल, तो आपने डील किसके नाम पे साइन करी, राष्ट्रपति, भले पार्लियामेंट के पास सैंक्शन है उस चीज का, पार्लियामेंट खर्चा करेगा उस पैसे का, पार्लियामेंट पहले मंजूरी रखी है, लेकिन सिग्नेचर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, ही रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम्स एंड अफेयर्स, सही बात है, मुखिया देश के। नाउ ही सेंड्स एंड रिसीव डिप्लोमेट्स लाइक एम्बेसडर्स आपके जैसे, एंड हाई कमिश्नर्स, पता है एम्बेसडर हाई कमिश्नर फर्क क्या होता है, नहीं होता तो बताना पड़ता है, ठीक है, नहीं पता है कोई बात नहीं। मिलिट्री पावर्स, इनके पास ही मिलिट्री पावर्स है, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया, ये डिफेंस सी आएगा, ठीक है, डिफेंस एंड डिफेंस आर डिफरेंट, ये एक होता है डिफेंस और एक होता है ये मतलब पता है ये वाला मतलब, ठीक है, दोनों
में फर्क है। He appoints the chiefs of the army, the navy and the air force. ये जो वर्दी पहने हैं जनाब, ये कौन सी फोर्स के हैं और ये कौन है जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है? Now he can declare war or conclude peace subject to the approval of the parliament. कि इनके नाम पे जंग छिड़ी जा सकती है। हाँ साहब, देश के राष्ट्रपति ने ऐलान दे दिया है कि जाओ उस देश को तबाह कर दो, जाके कर देगी हमारी आर्मी तबाह। पर पार्लियामेंट का अप्रूवल होना चाहिए, पार्लियामेंट ऐसे नहीं करने देगी। ठीक, पर राष्ट्रपति ही उसको उस पे साइन करेंगे कि हाँ ये जंग शुरू हो चुकी है, और राष्ट्रपति ही उस जंग की समाप्ति के समय पे साइन करेंगे। हाँ ये जंग मैं राष्ट्रपति हूं देश का, मैं बता रहा हूं कि जंग खत्म हो चुकी है, अब डन। ठीक है, अब ओके। अब इसके बाद इनकी पावर है इमरजेंसी। इमरजेंसी में इन भाई साहब ने आपको कुछ पढ़ाया था पिछली क्लास में, कल ही, तो वो क्लास देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। नाउ हमें पता है कि देश में 3 तरह की इमरजेंसी होती है। ठीक है, ये इमरजेंसी के ग्राउंड क्या होते हैं? 3 ग्राउंड होते हैं। अब इसके 2 ग्राउंड होते हैं और इसके 2 ग्राउंड होते हैं, पता है ना, याद है? ये वही ग्राउंड है और इन ग्राउंड पे लगता है राष्ट्रपति का शासन, राष्ट्रपति की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स आती है, राष्ट्रपति के नाम पे सेंटर यूनियन तगड़ा हो जाता है, सरकार चलाता है। नाउ ये डिस्कस किया गया है इन द प्रीवियस चैप्टर ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन। ये भाई साहब ने आपको जो पढ़ाया है उनकी बात सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा अच्छा होगा जरूर। ठीक है, कोई डाउट हो जरूर पूछना, इन्हीं से पूछना। तो वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की वीटो पावर, ये इंपॉर्टेंट है। वीटो पावर क्या होती है? वीटो माने कोई और लोग कुछ काम कर रहे हैं पर मैं गया एक दिन बीच में, मैंने जाके बोल दिया नो, मना हो गया, तो उसको बोलते हैं वीटो। मेरा वीटो है, 3-4 लोग कुछ काम कर रहे थे, मैं गया, मैंने जाके सबके ऊपर नो बोल के आ गया। तो जब पार्लियामेंट कोई बिल पास कर दे, इट ओनली बिकम्स एन एक्ट आफ्टर रिसीविंग असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, तो भाई पार्लियामेंट ने बिल पास किया है, वो विधेयक अभी पास ही हुआ है, अभी जब तक राष्ट्रपति का उसमें मोहर नहीं लगी, राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा, तब तक वो राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है, तब तक राष्ट्रपति का असेंट नहीं मिला है, और तब तक वो बिल बिली है, वो एक्ट नहीं बना, तब तक वो अधिनियम नहीं बना है, अभी वो विधेयक है बस खाली। जब ऑर्डिनरी बिल की बात होती है, आम विधेयक की बात होती है, तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑल्टरनेटिव होते हैं। क्या है? ही मे गिव अस असेंट टू द बिल, हां बोल दे, ही मे विथहोल्ड असेंट टू द बिल, द बिल देन। अगर हां नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, बस अपनी असेंट लेके बैठे हुए, अपनी मंजूरी नहीं दे, कुछ नहीं बोला, तो यानी वो बिल खत्म हो गया, लैप्स हो गया। ही मे रिटर्न अ बिल फॉर कंसीडरेशन ऑफ द हाउस इफ नॉट मनी बिल होगा तो वो रिटर्न नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। अगर कोई और बिल है, उन्हें लग रहा है इस बिल में थोड़ी सी त्रुटि है, थोड़ी गलती है, तो उस बिल को भेज देंगे सरकार, वही वापस पार्लियामेंट में, दोबारा पढ़ो जरा क्या लिख के लाए, ये इसको सही से लिखो, तब जाके साइन करूंगा। इफ द बिल इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस अगेन विद और विदाउट अमेंडमेंट, बिल दोबारा अगर लौटने के बाद एक बार हाउस में आ गया वापस और फिर दोबारा पास हो गया, भले अमेंडमेंट उसमें हुए नहीं हुए, एंड प्रेसिडेंट एंड फिर प्रेसिडेंट को दे दिया गया, देन द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल, फिर तो इन्हें देना पड़ेगा, फिर इनके पास ऑप्शन नहीं। अब तो इन्हें हां बोलनी पड़ेगी कि बिल दोबारा हाउस से आ, वो लोग वो हैं जो जनता की सुन के आए, तो उन्हें काम आता है। अब राष्ट्रपति जी आप तो बैठे राष्ट्रपति भवन में, अब आप हां बोलो खाली। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिवेंट हेस्टी एंड इल कंसिडर्ड लेजिस्लेशन बाय द पार्लियामेंट। कभी पार्लियामेंट जल्दबाजी में कुछ कर देता है, राष्ट्रपति जी उस पे एक चेक लगा देते हैं, अरे थोड़ा रुक जाओ, सुन लो पूरी बात, इतनी जल्दी मत करो, इतनी जल्दी मत करो, दोबारा सही से लिख लो। टू प्रिवेंट लेजिस्लेशन व्हिच मे बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो गलती हो, राष्ट्रपति कहें पकड़े जाओगे, सुप्रीम कोर्ट बैठी है वहां, अभी धर लेगी तुमको, नहीं करो ऐसे बिल को साइन, ऐसे बिल को मत बनाओ। अब वीटो पावर कैसी होती है? वीटो पावर होती है एब्सोल्यूट, क्वालिफाइड, सस्पेंसिव, पॉकेट वीटो। क्या सर? तो एब्सोल्यूट वीटो होती है विद होल्डिंग ऑफ असेंट टू द बिल पास बाय द लेजिस्लेचर, असेंट नहीं दे रहे, अपनी हां नहीं दे, बताओ क्या करो। दूसरी क्वालिफाइड वीटो, कि इस वीटो के ऊपर ओवरराइड कर सकता है लेजिस्लेचर विद अ हायर मेजॉरिटी, ये नहीं होती हमारे। सस्पेंसिव वीटो व्हिच कैन बी ओवररिडन बाय द लेजिस्लेचर विद एन ऑर्डिनरी मेजॉरिटी, ये होती है टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल पास बाय लेजिस्लेचर, ये तो पॉकेट वीटो है। पॉकेट मैंने जेब में रख के बैठे हैं, अब जेब में रख लिया, अंदर भर के रख लिया और बंद कर ली पॉकेट, आगे कोई पता नहीं, कब तक नहीं बताएंगे, जब तक बंद करेगा तो नहीं बता रहे। तो हमारे यहाँ ये चलता है। सस्पेंसिव वीटो में क्या है कि यहाँ पे ये है कि इनके वीटो के ऊपर ओवरराइड कर सकती है लेजिस्लेचर विद एन ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। बोल दिया यार सर हम 500 लोग हैं यार, हमने साइन किया, मालिक मान जाओ, करने दो, हम कुछ सोच के आए हैं आपके पास, ये हो सकती है हमारे। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विद 3 वीटोस, दैट इज एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो। आसान बात है, ठीक बात है, इजी है, इसको एक करके खोलते हैं। क्या है एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है टू विथहोल्ड हिज असेंट टू अ बिल पास बाय द पार्लियामेंट, नहीं दे रहे मंजूरी, खड़े हो गए, हाथ पकड़ के पीछे हाथ करके, नहीं बताएंगे। अब बिल, इसका मतलब है बिल वहीं का वहीं खत्म हो गया, बिल देन एंड्स एंड डज नॉट बिकम एन, वो बिल बिली था, उसका जीवन उतना ही था, वो मर गया। नाउ वीटो इज एक्सरसाइज्ड इन द फॉलोइंग 2 केसेस, कैसे विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट मेंबर बिल, मतलब नॉट इनिशिएटेड बाय अ मिनिस्टर, नॉट इनिशिएटेड बाय अ मिनिस्टर। ये मिनिस्टर अगर कोई बिल पेश करते तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बिल। अब जैसे कोई सरकार में कोई मंत्री है, वो अगर एक बिल लेके आया तो उस बिल को अगर कोई मंत्री लेके आया, इसका मतलब वो सरकारी बिल है, वो गवर्नमेंट बिल है। पर अगर कोई प्राइवेट मेंबर लेके आया, मान लो कोई महुआ मोइत्रा जी है, तो अगर वो कोई बिल लेके आई है, वो मंत्री तो है नहीं, सरकार का पार्ट नहीं है, तो उनका प्राइवेट मेंबर बिल है, ठीक है, वो लेके आ गए। या मेनका गांधी मैम, तो अगर मेनका गांधी मैम ने अगर बिल पेश कर दिया कि पशु क्रूरता अधिनियम में बदलाव ला, अब ये एक प्राइवेट मेंबर का बिल है जो सरकार का पार्ट नहीं है, पर जो मेंबर पार्लियामेंट तो है। अब ऐसा बिल पास हुआ और फिर राष्ट्रपति पास गया, राष्ट्रपति उसको जेब में रख लिया, आपने नहीं बताया और नहीं दे रहे मंजूरी, मना कर दी, नहीं देंगे मंजूरी, अब हो जाएगा। नाउ विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट बिल्स व्हेन द कैबिनेट रिजाइंस एंड द न्यू कैबिनेट एडवाइज द प्रेसिडेंट नॉट टू गिव असेंट टू, एक केस तब भी है कि मान लो मंत्री ने एक बिल पेश किया, अब वो बिल पास हुआ, वो बिल चला गया राष्ट्रपति के पास, अब वो मंत्रिमंडल पीछे से गायब हो गया, फिर नई सरकार आ चुकी है, नया मंत्रिमंडल आ चुका है, तो नया मंत्रिमंडल आने के बाद उन्होंने बोला नहीं वो पुरानी सरकार थी, उस केस में उन्होंने जो आपको वो बिल दिया था उसमें मत उसमें मत नहीं देंगे, क्या करेंगे, राष्ट्रपति वही करेंगे जो पीएम कहेगा उनका। तो चौवन में यही हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी असेंट विथहोल्ड कर ली थी टू द पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल। पेप्सू क्या है? पेप्सी का भाई नहीं है, पेप्सू माने पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन, आज पंजाब है जैसा। तो यहाँ एक एप्रोप्रिएशन बिल लाना था और सरकार ने पास करा लिया था, राष्ट्रपति जी ने बोला नहीं मंजूर नहीं दूंगा। 91 में एक बार प्रेसिडेंट वेंकटरमन जी ने भी ये किया था कि उन्होंने अपनी हां नहीं दी थी सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट, नहीं देंगे, जबरदस्ती नहीं देंगे। 91 सरकार टूटी हुई है, सरकार एकदम हमारा एलपीजी रिफॉर्म का समय आ रहा है, इकोनॉमी धराशायी होने वाली है और यहाँ बिल आ रहा था सैलरी के ऊपर, तो ये हुआ। फिर इसके बाद सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव माने सस्पेंड कर देते हैं, मतलब सस्पेंड बना देते हैं। प्रेसिडेंट एक्सरसाइज दिस वीटो व्हेन ही रिटर्न्स द बिल फॉर कंसीडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, दे दिया वापस उनको, पकड़ा दिया। थोड़ी देर के लिए उन्होंने उस बिल को हाउस को वापस दे दिया कि दोबारा सोचो। इफ सेम बिल इज पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट विद और विदाउट अमेंडमेंट, अगर बिल दोबारा पास हो गया हाउस से एक बार लौटने के बाद, जब हाउस के पास आ गया दोबारा और यहाँ पे आने के बाद अगर बिल पास हो गया और फिर राष्ट्रपति के पास, देन इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव असेंट टू, फिर तो ऑब्लिगेट, फिर राष्ट्रपति का ऑप्शन नहीं, अब वो कुछ नहीं, अब वो उन्हें हां देनी पड़ेगी। ये वाला वीटो काम नहीं करता है अगर प्रेसिडेंट के पास कोई मनी बिल पहुंचा, फिर मनी बिल नहीं लौटा, मनी बिल को वो नहीं कर सकते, क्योंकि बात क्या है, मनी बिल को इनिशिएट करवाना ही प्रेसिडेंट की तरफ से होता है। प्रेसिडेंट ने मनी बिल पास करवा, ये बोला कि अपने पार्लियामेंट से पास करवा लो मनी बिल, और पार्लियामेंट में गया मनी बिल पास हो गया, इनके पास आ गया, उन्होंने कहा मैं नहीं कर रहा, ऐसा थोड़ी होगा, आप इनको करवाने हो, आप भी मना कर रहे हो, खुद ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इसके लिए क्या होता है कि मनी बिल के केस में वो अपनी सहमति देते ही हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से आया है। अब पॉकेट वीटो, इन दिस केस द प्रेसिडेंट नाइदर रैटिफाइज नॉर रिजेक्ट नॉर रिटर्न्स, कुछ भी नहीं कर रहे हो, बट सिंपली कीप्स द बिल पेंडिंग फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड, बैठे हुए हैं। अब ये कौन सा तरीका है भाई, ये क्या हो रहा है? अब 1986 में जब प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह जी थे तो इन्होंने पॉकेट वीटो एक्सरसाइज किया था, कैसे किया था? इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल ला रहा था और सरकार लेके आई 1986 में, फिर राजीव गांधी सरकार थी, इन्होंने बिल बोला कि साहब ये बिल हमारा पास कर दो, जैल सिंह ने बोला कुछ भी नहीं बोले, लेके बैठ गए। अब वो लेके बैठ गए तो बैठे रहे, वो बिल पड़ा ही है, कब तक पड़ा हुआ है? फिर यूएस प्रेसिडेंट हैज टू रिटर्न द बिल फॉर कंसीडरेशन इन 10 डेज, ये नहीं है ये पॉइंट यूएस में, वहां पे राष्ट्रपति का अगर बिल आ गया 10 दिन के अंदर, उनकी कैबिनेट उनको बता देगी साहब इस पे हां बोलो या ना बोलो, हम नहीं, जल्दी 10 दिन में दे दो यार इनको पता। इफ इट इज सेड पॉकेट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज बिगर देन दैट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, क्या करे है हमारी 6 में बहुत बड़ी है, तो राष्ट्रपति को तो वहां राष्ट्रपति को तो 10 दिन में लौटाना है बिल वापस, चाहे हां या ना कुछ बोलना, हमारे यहां पॉकेट वीटो है। अब ये चीज पॉकेट वीटो जो है संविधान में मेंशन ही नहीं है, तो ये लेकिन आई कैसे पॉकेट वीटो नाम कैसे पड़ा? इट कैन बिकम बिकॉज़ नो टाइम लिमिट सेट फॉर द प्रेसिडेंट टू अप्रूव, टाइम लिमिट नहीं है ना, टाइम लिमिट होती तो कोई पॉकेट वीटो नहीं होता। अब राष्ट्रपति हैज नो वीटो इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, अगर संवैधानिक अमेंडमेंट बिल लाया गया है, संविधान में संशोधन लाना है और उसमें अगर राष्ट्रपति जी पॉकेट वीटो लेके बैठ गए तो पीएम कहेंगे सर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आप नहीं दे सकते हो, आप नहीं रोक सकते हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, क्योंकि हमने उस हाउस से पास किया है और 24th अमेंडमेंट एक्ट ने यही किया था। इट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू द बिल, 24 ईयर 1971 इन्होंने बोला था कि भाई राष्ट्रपति को देनी मंजूर, हम नहीं जानते, अगर अमेंडमेंट बिल है संविधान संशोधन करना है तो राष्ट्रपति की हां है, बस चाहे वो माने या ना माने उनकी हां। प्रेसिडेंशियल वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी अब स्टेट के याद है जब हमने सेंटर स्टेट लेजिस्लेशन पढ़े थे, तो स्टेट के कानून अगर स्टेट के अधिनियम कुछ है तो वो अधिनियम कुछ अधिनियम तब बनते हैं जब राष्ट्रपति मंजूरी मिल जाए। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं जब स्टेट बिल उनके पास आता है गवर्नर के द्वारा, गवर्नर कहते हैं कि ऐसा है मैं इस बिल को भेज रहा हूं राष्ट्रपति जी को, राष्ट्रपति जी इसको बताइए, तो राष्ट्रपति जी के पास 3 ऑल्टरनेटिव, या तो वो बिल को असेंट दे दें, हां सब ठीक है डन, या वो बिल को विथहोल्ड कर ले, अपनी असेंट नहीं दे रहे, बिल मारा गया, वो विधेयक गया काम से गया, अब नहीं बच पाएगा। ही मे रिटर्न द बिल फॉर कंसीडरेशन ऑफ द हाउस और हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, वापस भेज देंगे दोबारा सोचो, मैं इस पे साइन करूंगा, इसे अच्छे से बना लो। व्हेन अ बिल इज रिटर्न, जब बिल भेजा जाएगा हाउस हैज टू रिकंसीडर इट विद इन 6 महीने का समय, 6 महीने में उसकी कंसीडरेशन करो। अगर बिल वापस पास हो गया हाउस में आने के बाद दोबारा विद और
विदाउट अमेंडमेंट, चाहे हो या ना अमेंडमेंट, एंड प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट, फिर दिया राष्ट्रपति के
पास, तब भी राष्ट्रपति इज नॉट बाउंड टू गिव असेंट टू द बिल। नहीं देना, नहीं देना, मन है, तुम छोटे भाई हो, तुम चले जाओगे, तुम दबा ही जाओगे, तुम छोटे हो, क्या करें, तुम्हारी मजबूरी है तुम्हारी। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ने हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड एनी टाइम लिमिट टू टेक डिसीजन, टाइम लिमिट है ही नहीं, यानी दिस इज एक्सरसाइज ऑफ पॉकेट वीटो। क्या करें रिगार्डिंग बिल बाय द गवर्नर फॉर कंसिडरेशन। अब गवर्नर साहब की बीच में चला कि भाई जब स्टेट का बिल था और स्टेट का मैटर था, तुमने जाकर राष्ट्रपति को दे दिया, राष्ट्रपति को दे भी दिया, तो अब वो राष्ट्रपति जी उसको लेके बैठे हैं, तो कुछ पता नहीं उस पे आगे भी, और बताया तो उन्होंने कहा कि अमेंडमेंट करो, हमने अमेंडमेंट किया भी, तो भी हमने लौटाया, तभी राष्ट्रपति जी कह रहे हैं कि अभी नहीं बता। लो हम गए, स्टेट का काम ही खत्म हो गया, ये प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट कम्स कि एक टेबल बना ली हमने ये याद करने के लिए कि क्या क्या हो सकता है विद रिगार्ड, जब वीटो पावर इसकी राष्ट्रपति की जब हमको पढ़नी होगी तो हम कैसे करेंगे, ऑर्डिनरी बिल के लिए पढ़ लेंगे, मनी बिल के लिए पढ़ लेंगे, चाहे सेंटर पे हो चाहे स्टेट पे, अब दोनों सेम है। अगर सेंटर का कानून है तो इट कैन बी रेटिफाइड, इट कैन बी रिजेक्टेड, इट कैन बी रिटर्न, सेम है। अगर ऑर्डिनरी बिल है तो स्टेट का कानून कैन बी रेटिफाइड, कैन बी रिजेक्टेड, कैन बी ठीक। अब मनी बिल का अगर मनी बिल सेंटर का है तो या तो हां बोल सकते हैं या ना बोल सकते हैं, बट रिटर्न नहीं कर सकते। पर ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि मनी बिल भेजते ही राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति कहते हैं मेरी रिकमेंडेशन है भाई कि मनी बिल बनाओ, मनी बिल पास कराओ, अब उनके पास आया वो बोला मैं नहीं कर रहा। ये कौन सा प्रैंक हो रहा है, आपके साथ प्रैंक हो गया इनके साथ। तो स्टेट लेजिस्लेशन में क्या होगा, कैन बी रेटिफाइड, कैन बी रिजेक्टेड, बट कैन नॉट बी रिटर्न, बस नहीं दे रहे। अब इसके बाद नेक्स्ट में आएगा जब विद रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन, अब कैन ओनली बी रेटिफाइड, दैट इज कैन नॉट बी रिजेक्टेड, कैन नॉट बी रिटर्न। अब स्टेट लेजिस्लेशन का संविधान संशोधन में कोई कानून कोई उनका पॉइंट है, अमेंडमेंट बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर। यूएस में कैन स्टेट्स प्रपोज अमेंडमेंट, ये बताना मुझे आंसर, ये शायद मैंने आपको बताया प्रपोज अमेंडमेंट, ये क्वेश्चन है ठीक है फॉर यू। नाउ आगे चलेंगे इसमें तो आएगा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, वही अध्यादेश पारित करना। अब 123 ने यही पावर दे रखी है टू एम्पावर द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट की छुट्टी हो रही है, पार्लियामेंट के दो सेशंस के बीच में गैप हो, मॉनसून सेशन के बाद आएगा विंटर के बाद आएगा बजट सेशन, उसके बाद आएगा जनरल इलेक्शन, तो इन जब सेशंस के बीच में जो गैप है जहां लोकसभा नहीं बैठ पाती है और राज्यसभा की अगर छुट्टी चल रही हो तो क्या होगा, ऐसे केस में पार्लियामेंट का सेशन नहीं है, अब कोई काम कराना है, कोई बहुत बड़ा काम आ गया तो उसके लिए राष्ट्रपति अध्यादेश पारित कर सकते हैं पीएम के कहने पे। नाउ उस अध्यादेश के पास सेम फोर्स एंड सेम इफेक्ट है एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड उसका नेचर है टेंपरेरी लॉ की तरह। इसका ऑब्जेक्टिव है क्यों लाना पड़ा है, इट हैज बीन वेस्टेड इन हिम टू डील विद अनफोर्सीन और अर्जेंट मैटर, भाई अगर कोई अनफोर्सीन मैटर कभी सोचा नहीं कि अर्जेंट मैटर आज हो गया, अब क्या करें, तो राष्ट्रपति जी का अध्यादेश पारित करवा। अब इस तभी काम आता है। एक्सरसाइजेस ऑफ दिस पावर आर सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग फोर लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है ही कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन और व्हेन आइदर ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, तभी हो सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, कुल मिला। एंड पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू लेजिस्लेट बाय ऑर्डिनेंस इज नॉट पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन, यानी ये पैरेलल नहीं है, ये तब है जब किसी एक की पावर नहीं चल पा रही, पैरेलल माने दोनों चलेंगे साथ में, पर ये तब हो पा रही है जब एक नहीं है, तभी इनका ऑर्डिनेंस चल रहा है और तब तक चलेगा जब तक ये नहीं आ जाए, जब फ्री आ जाए तो चला जाएगा, फिर ये ऑर्डिनेंस चाहे तो चले चाहे रुक जाए, इसका ये पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड है, ऐसे होगा। नाउ आगे चलो इसमें कि ही कैन मेक एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन ही सैटिस्फाइड दैट सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट, कि ऐसी सिचुएशन है दैट रेंडर हिम नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट, ये 30th सीए ने ये लाके दिया था कि प्रेसिडेंट का सैटिस्फैक्शन फाइनल है एंड इट इज आउटसाइड बियॉन्ड, इट इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। 44th अमेंडमेंट आया, 30th लाई थी मैडम, 44th लाई थे मुरारजी देसाई जी, इन्होंने बोला नहीं इसको जुडिशियल रिव्यू के बाहर नहीं है, ये जुडिशियल रिव्यू के बाहर नहीं रहेगा, जुडिशियल रिव्यू में रहेगा। नाउ कूपर केस, कूपर वी यूनियन ऑफ इंडिया, कूपर वी यूआई ऐसे लिखा हूं ठीक है, कूपर यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रेसिडेंट सैटिस्फैक्शन कैन बी क्वेश्चन इन अ कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलिफाइड, कि अगर कोई राष्ट्रपति का अगर संतुष्टि हुई है और उनको लग रहा है संतुष्टि कि वो संतुष्ट है कि हां ऑर्डिनेंस ला दो, पर उनकी संतुष्टि के पीछे कोई ऐसा कुछ रीजन है जो कि पूरा अच्छा नहीं है, पाक नहीं है, साफ नहीं है, तो मतलब उसको हम क्वेश्चन करेंगे, उसको हम चर्चा में लाएंगे। नाउ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज कोएक्सटेंसिव विद द लॉ मेकिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट एक्सेप्ट जब ड्यूरेशन नहीं है, साफ बात है, जो इनकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है और जो इनकी लॉ मेकिंग पावर है तो ये दोनों कोएक्सटेंसिव नहीं है, ये नहीं है, ये तब है जब तक ड्यूरेशन दोनों की चल रही है, ऑर्डिनेंस के बाद ड्यूरेशन है चलने की, जब ऑर्डिनेंस ड्यूरेशन नहीं होगी चलने की तो नहीं चल सकता। नाउ एन ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड ओनली ऑन दो सब्जेक्ट ऑन व्हिच द पार्लियामेंट कैन मेक, मतलब स्टेट लिस्ट वाले लॉज काम नहीं करेगा, ये ऑर्डिनेंस कर सकता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस। नाउ एन ऑर्डिनेंस इज सब्जेक्ट टू द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता, इट कैन नॉट टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल, नहीं हो सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स हमारे। नाउ ऑर्डिनेंस मस्ट बी लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट व्हेन इट रीअसेंबल्स, पार्लियामेंट आ जाएगा सेशन में, फिर ऑर्डिनेंस को उठा के लाया जाएगा, हां भाई क्या किया तुमने 2 महीने छुट्टी में लाओ देखें, तो इनके ऑर्डिनेंस को पढ़ा जाएगा, फिर बोला जाएगा अच्छा ठीक है, अगर पार्लियामेंट एक्शन नहीं ले तो ऑर्डिनेंस एक्सपायर हो जाएगा ऑटोमेटिक 6 वीक्स फ्रॉम द असेंबली ऑफ पार्लियामेंट, आया सेशन में आया 1 तारीख से, अब 30 + 14 दिन और मान लो 6 हफ्ते हैं, तो 6 हफ्ते तक अगर पार्लियामेंट ने उस पर कोई रेटिफिकेशन नहीं किया तो 6 हफ्ते बाद वो ऑर्डिनेंस अपने आप मर जाए। नाउ अगर वो पार्लियामेंट उस पर हां कह दे ठीक है, और अगर ना कह दे तो बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पास रेजोल्यूशंस डिसअप्रूविंग इट एंड ऑर्डिनेंस एक्सपायर। पार्लियामेंट आया, पार्लियामेंट दूसरे दिन बोला, दूसरे दिन बोला कि लोकसभा से भी बोला कि ना नहीं चलेगा, राज्यसभा से बोला ना नहीं चलेगा, ऑर्डिनेंस मैक्सिमम लाइफ कैसे हुई, टोटल 6 महीने तो पैसे मिले हुए हैं कि जब तक पार्लियामेंट नहीं आ रहा है, और 6 महीने के बाद जब पार्लियामेंट आ गया और पार्लियामेंट ने अगर 6 हफ्ते तक कुछ और नहीं किया ऊपर, मतलब 6 महीने और 6 हफ्ते टोटल इसकी लाइफ होगी इन केस ऑफ नॉन अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। अगर अप्रूवल है तो ठीक है, 6 महीने गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट जो होता है, संविधान में लिखा हुआ है कि 2 सेशंस के बीच में 6 महीने ज्यादा का गैप ना हो जाए, ये संविधान ने मेंशन किया हुआ है पार्लियामेंट के सेशंस के, जब पार्लियामेंट बैठे तो मॉनसून सेशन, बजट सेशन, विंटर सेशन, ये सारे सेशंस के बीच में किसी भी 2 सेशन के बीच में 6 महीने ज्यादा गैप नहीं होना। अब 6 महीने गैप अगर हो गया मैक्स हो गया, मैक्सिमम तो 6 महीने गैप ये हो जाएगा, प्लस सेशन में आने के बाद 6 हफ्ते और मिलेंगे, अगर पार्लियामेंट इसको मना नहीं कर रहा है तो, मना कर दिया तो पहली बार जाएगा। नाउ दिस पावर ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर एंड ही कैन प्रोमलगेट और विथड्रॉ एन ऑर्डिनेंस ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इन्हीं के कहने पे करेंगे, और कैसे ही कर पाएंगे, तो नहीं करते। एन ऑर्डिनेंस लाइक एनी अदर लेजिस्लेशन कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव एग्जांपल टैग, मतलब ऑर्डिनेंस आज लगा है अगर लागू हुआ और ऑर्डिनेंस ने कहा कि नहीं हम 2017 से ये इसको अमल में लेके आए हुए, लगा आज है, राष्ट्रपति ने साइन आज किया है, आज इसके बारे में चर्चा हुई है, पर उस लॉ में बोला गया है कि नहीं ये लग रहा है रेट्रोस्पेक्टिव पीछे की तरफ से, ये आ रहा है वहां से 2017 से, जब से हमने सोचा तभी से, इट कांट बी यूज्ड फॉर अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं हो सकता, ये हो गया तो फिर तो ऑर्डिनेंस सब कुछ, फिर तो और कुछ नहीं। अम्बेडकर जी ने इसके ऊपर यही बोला हुआ था कि भाई जो मैकेनिज्म है ऑफ इशूइंग एन ऑर्डिनेंस हैज बीन डिवाइज्ड इन ऑर्डर टू एनेबल द एग्जीक्यूटिव टू डील विद द सिचुएशन दैट मे सडनली एंड इमीडिएटली अराइज व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट, भाई ये तभी जरूरत पड़नी चाहिए इसकी जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, अदरवाइज तो फिर क्या प्रॉब्लम है, कोई कुछ होना नहीं चाहिए, कोई दिक्कत। एज पर रूल्स ऑफ लोकसभा क्या है कि जब भी एक बिल सीकिंग टू रिप्लेस ऑर्डिनेंस इज इंट्रोड्यूस्ड इन हाउस, एक बिल आया पार्लियामेंट में, हिसाब देखो राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश पारित किया हुआ था उसके ऊपर चर्चा करनी है और इसको रिप्लेस करना है ऑर्डिनेंस को, तो एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी साथ में कि ये अध्यादेश को लाएगा, एक्सप्लेनिंग द सर्कमस्टेंसेस नेसेसिटेटिंग व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, दैट इट शुड आल्सो बी प्लेस्ड बिफोर द हाउस, ये भी देना पड़ेगा। अब 67 से 81 के बीच में देखो क्या हुआ है, ये हमारे देश में ये सब खूब काम हुआ। तो बिहार सरकार ने क्या किया, बिहार सरकार ने गवर्नर ऑफ बिहार के नाम पे 250 से ज्यादा अध्यादेश पारित कर दिए थे अपने स्टेट में। अब कब से, जिनकी वैलिडिटी थी 1 साल से 14 साल तक, क्या कर रहे थे, तो एक ऑर्डिनेंस की वैल्यू है 6 महीने की, अब 6 महीने बाद ऑर्डिनेंस अपने आप खत्म हो जाएगा, पार्लियामेंट ने उसको हां नहीं बोला, लोकसभा ने, तो लोकसभा बिहार की लोकसभा ने उसको हां नहीं बोला, फिर क्या किया, फिर गवर्नर साहब ने दोबारा अध्यादेश पारित कर दिया। तो ऐसे कर करके इतने 15-25 सालों तक ये चलता ही रहा, फिर डीसी वादवा केस हुआ था 1987 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सक्सेसिव रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस विद द सेम टेक्स्ट विदाउट एनी मॉडिफिकेशन विदाउट एनी अटेम्प्ट टू गेट द बिल्स पास्ड बाय द असेंबली वुड अमाउंट टू वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आपने करा ही क्या, फिर आपने सरकार ने अपनी मन की करी है बस, इनके राज्यपाल साहब के साथ मिलकर आपने असेंबली की फ्लोर पे कभी बिल को पेश ही नहीं किया, वो बिल आया, वो जो ऑर्डिनेंस आया वो असेंबली ने नहीं माना, फिर आपने क्या किया, पीछे जाके वापस गवर्नर साहब से अध्यादेश पारित करवा लिया, उसको चलने दिया 6 महीने, जब वो खत्म हो गया फिर दोबारा अध्यादेश पारित कर लिया 6 महीने, ऐसे कर रहे थे आप काम, ये आपने संविधान का वायलेशन किया है एंड ऑर्डिनेंस सो रीप्रोमलगेटेड इज लायबल टू बी स्ट्रक डाउन, ये नहीं चलेंगे। इसका मतलब आपके इंटेंशन क्लियर नहीं थे, आपके इंटेंशन बड़े धुंधले थे, आपका थिंकिंग गलत थी। एक्सेप्शनल पावर ऑफ लॉ मेकिंग थ्रू ऑर्डिनेंसेस कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, इनका काम है लॉ बनाना। अब लॉ बनाने के समय आप लगे पड़े हो कि हम तो इनकी मानेंगे नहीं, हम तो वो करेंगे जो हमारी मन की चलेगी, ये नहीं होता। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट माफी देते हैं, कब देते हैं माफी, आर्टिकल 72 एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स टू पर्सन्स हु हैव बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन केसेस वेयर ऑफेंस, यहां पे सी आएगा, ओके, वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट अ यूनियन लॉ, अगर कोई सेंटर के कानून के अगेंस्ट उनको पनिशमेंट मिली हो किसी कैदी को, किसी अपराधी को, या पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय अ कोर्ट मार्शल, जो मिलिट्री कोर्ट होती है, जब कोर्ट मार्शल किया जाता है तो मिलिट्री में क्या होता है कि कोर्ट अंदर ही होती है, वही कोर्ट अपने आप अंदर फैसला देती है कि हां साहब इस फौजी ने अच्छा काम किया कि नहीं किया। अब इसके
इसके बाद अगर किसी का सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ, किसी को मृत्युदंड मिला हुआ हो, तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन। प्रेसिडेंट कैन फॉरगिव, प्रेसिडेंट कैन ग्रांट यू पार्डन। मतलब जब बोलते हैं पार्डन नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, क्या बोला आपने, तो पार्डन मतलब होता है माफी, तो माफी मांगना। अब ये राष्ट्रपति के पास पावर है, बहुत बड़ी पावर है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्फरिंग दिस पावर ऑन द प्रेसिडेंट इज टू फोल्ड। क्यों ये पावर इनके पास? तो पहली बात, टू कीप द डोर ओपन फॉर करेक्टिंग एनी जुडिशियल एरर्स इन द ऑपरेशन ऑफ लॉ। अगर कोई जुडिशरी से कोई गलती हो गई तो इन द ऑपरेशन ऑफ लॉ, कैसे उन्हें काम करना था, उनसे गलती हो गई, तो उसको दरवाजे को खुला रखती है ये चीज कि हां साहब हो सकता है कोई त्रुटि है, कोई गलती है जजमेंट में, माफ करो। टू अफोर्ड रिलीफ फ्रॉम अ सेंटेंस व्हिच द प्रेसिडेंट रिगार्ड्स एज अनड्यूली हार्श। अगर कोई ज्यादा किसी के साथ हार्श पनिशमेंट दे दी, किसी के साथ बहुत पंगा हो गया, तो उसके साथ उसको थोड़ी माफी मिल सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। ये पॉसिबल, राष्ट्रपति देगा और कोई नहीं दे सकता। एंड एग्जीक्यूटिव पावर ये है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। ये जुडिशरी की पावर नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप बैठ के पूरा विचार कर रहे हैं, केस सुन रहे हैं, उसकी पूरी सुनवाई कर रहे हैं। नहीं, ये बस खाली एविडेंस देख सकते हैं कि यार एविडेंस ये कहता है, पनिशमेंट ये मिली है, पनिशमेंट बहुत ज्यादा है, इसको कम करो। एक्सरसाइज ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, नॉट बाउंड टू गिव रीजन। कैबिनेट ने कह दिया हमें चाहिए इस आदमी की माफी, तो दे दो। नॉट सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू एक्सेप्ट व्हेन द डिसीजन इज आर्बिट्रेरी, इरैशनल, मैलिफाइड और डिस्क्रिमिनेटरी। ये तब आ सकता है कोर्ट कचहरी के दायरे में जब इनका राष्ट्रपति का दिया हुआ कोई भी फैसला जो माफी के लिए हो, या तो वो आर्बिट्रेरी हो कि उसमें कुछ एक लॉजिक ना हो, कि एकदम उल्टा सीधा फैसला, इरैशनल है, बेतुका फैसला, आपको पता है वो रेपिस्ट है, मर्डर है, टेररिस्ट है, आपने क्यों उसे माफ किया भाई, तो तब आ सकता है। मैलिफाइड, अगर आपकी कोई इंटेंशन उसमें गलत है पहले से, या डिस्क्रिमिनेटरी, सेम तरीके की पनिशमेंट सेम लोगों को मिली है कुछ लोगों को और आपने एक को माफ कर दिया दूसरे को नहीं करा, तब ये प्रॉब्लम आ सकती है कि कोर्ट आपको सुनेगी आपकी बात कि आपने क्यों किया। इन सारे वर्ड का मतलब देखो, पार्डन का मतलब होता है माफी देना, कंप्लीटली एब्सॉल्व्स कन्विक्शन, कन्विक्शन खत्म, अब आप कन्विक्ट नहीं रहे। अगर राष्ट्रपति जी ने आपको माफ कर दिया, दैट मींस यू आर एक्विटेड, हो गया, आप एब्सॉल्व हो गए, आपका सारा पाप धुल गए। नाउ कम्यूटेशन, कम्यूट माने सब्स्टिट्यूशन टू लाइटर पनिशमेंट, मतलब किसी को अगर 10 साल का कठोर कारावास मिला तो उसको 10 साल का सिंपल कारावास दिया जाए, ये होता है। रेमिशन, रिड्यूसिंग पीरियड विदाउट चेंजिंग कैरेक्टर पनिशमेंट, अगर 10 साल का कठोर कारावास है उसको बदल कर दिया 5 साल कठोर कारावास, ठीक है, ये कर रिस्पाइट माने राहत देना, लेसर सेंटेंस देन ओरिजिनल ड्यू टू स्पेशल फैक्ट्स सच एज प्रेगनेंसी, डिसेबिलिटी एटसेट्रा। पता है कि ये आदमी अपंग है या दिव्यांग है, जो भी है, तो इसको रिग्रेस पनिशमेंट क्यों दे रहे हो भैया, इसको सेंटेंस कम कर दो। ये कहां से कैसे करेगा काम, ये जेल में मर जाए, या कोई लेडी प्रेग्नेंट पर वो अपराधी है तो उसकी सजा को कम कर दिया गया, या उसकी जेल दूसरी जगह बना दी गई, ऐसा कुछ भी। रिप्रीव करना, स्टे लगाना ऑन एग्जीक्यूशन फॉर अ टेंपरेरी पीरियड, ताकि वो जिसका एग्जीक्यूशन होगा डेथ सेंटेंस का जिसका भी होगा तो उसको समय मिल जाए राष्ट्रपति से बात करने का, राष्ट्रपति तक अपनी अर्जी दायर करने के साथ मुझे माफी दो। तो ये हुआ, इस पे क्वेश्चन आ रखा है, अभी देखेंगे उसको। नाउ कम्स 61 में द गवर्नर ऑफ अ स्टेट के पास जो पावर है, पार्डन पावर थोड़ी अलग है। पार्डन पावर ऑफ द गवर्नर डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ प्रेसिडेंट इन फॉलोइंग टू वे। क्या वेज है कि राष्ट्रपति कैन पार्डन सेंटेंसेस इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शल व्हाइल द गवर्नर कैन नॉट। राष्ट्रपति जी क्योंकि मिलिट्री कमांडर भी है, तो मिलिट्री जो कोर्ट्स होती हैं जो कोर्ट मार्शल करती हैं, उन कोर्ट से भी जो सजाएं मिली हुई हैं, उन सजाओं को भी राष्ट्रपति सुन सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंसेस व्हाइल गवर्नर कैन नॉट। समझ में आ गई? ठीक है, ये नहीं कर सकते माफी, ये मृत्युदंड की माफी दे सकते। नाउ केहर सिंह केस था 1988 में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर जो है वो ये ऐसी होनी चाहिए। कैसी? पेटिशनर फॉर मर्सी हैव नो राइट फॉर ओरल हियरिंग बाय प्रेसिडेंट। ऐसा नहीं है कि अगर अपराधी है उसको सजा मिल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा दे रखी है, तब राष्ट्रपति क्या राष्ट्रपति कह रहा है सरकार मेरी बात सुनो मालिक प्लीज, नहीं, राष्ट्रपति की कोई मजबूरी नहीं है उसकी बात सुनने, नहीं सुन सकते। प्रेसिडेंट कैन एग्जामिन एविडेंस अफ्रेश एंड टेक अ व्यू डिफरेंट फ्रॉम कोर्ट। ये कर सकते हैं, एविडेंस देखा, हां भाई क्या सबूत है एक्चुअल दिख रहा है, सही बात है, हां सही कर दे दो पनिशमेंट। देन पार्डनिंग पावर्स टू बी एक्सरसाइज्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट ही देगी एडवाइस, तभी करेंगे राष्ट्रपति को। देयर इज नो नीड फॉर सुप्रीम कोर्ट टू ले डाउन गाइडलाइंस ऑन पार्डनिंग पावर्स प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट का ये हक नहीं है तो राष्ट्रपति की पार्डनिंग पावर्स पे भी अपनी गाइडलाइन दे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा ये बात अपने लिए कि हमारा ये रोल नहीं होना भी नहीं चाहिए। नाउ एक्सरसाइज ऑफ पार्डनिंग पावर्स बाय प्रेसिडेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एक्सेप्ट वही केसेस जहां पे डिसीजन इज आर्बिट्रेरी, इरैशनल, मैलिफाइड और डिस्क्रिमिनेटरी। ठीक है, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है? अब संवैधानिक जो पोस्ट है इनकी वो कैसे देखते हैं हम लोग? तो हम देखते हैं भाई देखो हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है जो सुनते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेड बाय द प्राइम, जिसके पास रियल एग्जीक्यूटिव बात है, सबको पता है, अब तक तो 3-4 बार पता चल चुका है। नाउ 53 क्या कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन होगी वो राष्ट्रपति में होगी एग्जीक्यूटिव पावर एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम व्हेन एडवाइज्ड आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस। सही बात है, तभी करेंगे। नाउ देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल माने करेंगे ही करेंगे, शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेड ऑफ स्टेट इन्होंने हेड बाय पीएम ने कुछ भी एडवाइस दे दी, माननी पड़ेगी, उनके पास ऑप्शन नहीं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा दैट इज कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द लोकसभा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन फॉर द पार्लियामेंट्री सिस्टम टू फंक्शन। पार्लियामेंट्री सिस्टम का फंक्शन तभी होता है जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पांसिबल हो टुवर्ड्स द लोकसभा। यहां सब इनकी मजबूरी है, लोकसभा की बात सुननी पड़ेगी। नाउ अब जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 42 में, प्रेसिडेंट इज बाउंडेड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। 44 में बोला गया प्रेसिडेंट मे रिटर्न अ मैटर वंस फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ हिज मिनिस्टर्स बट रिकंसिडर्ड एडवाइस शैल बी बाइंडिंग। अगर दोबारा पीएम ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से दोबारा बोला सर जो आपने जो हम पलट के जो दिया था ना बिल वापस लौटा दिया हमको इस मैटर पे हमको आपसे बात करनी थी, आपने कहा थोड़ा और सोचो, हमने सोच लिया है और अब हमारा डिसीजन ये, तब फिर तो क्या करना पड़ेगा राष्ट्रपति को? हां कहना पड़ेगा, राष्ट्रपति के पास ऑप्शन नहीं। एक जगह पे कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पे इनका सिचुएशनल डिस्क्रेशन दिखाई देता है, जब ये अपने विवेक से फैसला लेते हैं, अपने मन से फैसला लेते हैं, वो कहां पर है? विदाउट द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर। जब इन्हें कोई पीएम का अपॉइंटमेंट करना होगा व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा, या फिर व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस डाइज सडनली एंड देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेस। अब कोई है नहीं उत्तराधिकारी और पीएम की मृत्यु हो गई, पीएम है नहीं, या जो पार्टी थी उसको डिफीट मिल गई है, मेजॉरिटी नहीं है, तब वो अपने मन से अपॉइंटमेंट कर सकते हैं किसी पीएम का जो ये कहे कि क्या तुम जो ये कहे कि सर मैं बना लूंगा, मेरे पास है मेजॉरिटी, मैं दिखा दूं, उन्होंने बोला ठीक है दिखाओ अपनी मेजॉरिटी। फिर डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। सब बात है, तुम्हें लोकसभा कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो फिर तो तुम जाओ हमारे यहां से। नाउ डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज लॉस्ट इट। जब लोकसभा कोई भंग करना पड़ेगा क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके पास मेजॉरिटी नहीं रही और पीएम ने ये ऐलान कर दिया है, राष्ट्रपति को बोल दिया है कि भंग कर दो सभा को, दोबारा इलेक्शन होंगे, दोबारा जीत जाऊंगा, तभी अपना कर सकते। ये वो आर्टिकल्स हैं जहां पे हमारे संविधान में मेंशन है कि इनके बारे में सारी बात, राष्ट्रपति के बारे में, इनकी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन के बारे में, राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, टर्म ऑफ ऑफिस इनका कैसा होगा, कितना होगा, एलिजिबिलिटी फॉर इलेक्शन क्या चुन सकते हैं दोबारा, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है इलेक्शन के लिए, इनके प्रेसिडेंट का ऑफिस कैसा होना चाहिए, क्या शपथ लेते हैं, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्रोसीजर फॉर इंपीचमेंट। अब शपथ ले ली, काम कर रहे हैं, काम हटाना है, फिर टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट। नाउ वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन, ये भी होता है। मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहां जाएंगे? पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एटसेट्रा एंड टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन। नाउ अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर, अच्छा ठीक, ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, ये जरूरी है। अदर प्रोविजंस एज टू द मिनिस्टर्स लाइक अपॉइंटमेंट, टर्म, सैलरीज एटसेट्रा, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये पार्ट 5 का ही है टॉपिक है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं भाई देश की सरकार के वकील हैं। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे होगा, किनके नाम पे होगा? ड्यूटीज ऑफ पीएम इन रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, पीएम की जिम्मेदारी है जाके राष्ट्रपति को सारे सवाल जवाब के आंसर देना। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड सॉल्यूशन राष्ट्रपति करवा देते हैं। सेंड टू बिल्स पास बाय द पार्लियामेंट, यूनियन बजट जब ये पेश करवाते हैं। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, ये भी इनका दायित्व है। यहां पे ये चैप्टर हुआ खत्म। अब चलते हैं पीवाईक्यू। चलें, ये चैप्टर में हमने प्रेसिडेंट के बारे में जानना शुरू कर दिया और हमने पढ़ लिया। अब हमें नेक्स्ट जानना है कि सर हमें क्वेश्चन बताओ यार कैसे है। भैया क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। संविधान के हिसाब से इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ले डाउन टू कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्या रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन, यस। रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, नो। रिपोर्ट ऑफ द कॉम्पीएजी, यस, ये करवाते हैं। रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल, यस। आंसर इज 1, 3 एंड 4 दैट इज सी। नेक्स्ट आ जाओ ऊपर। द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनिएंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस। करेक्ट, एकदम करेक्ट। कि प्रेसिडेंट ही रूल्स बनवाते हैं जो पीएम कहता है उनसे, ऑफ कोर्स, कि कैसे सरकार चलेगी और किस मिनिस्ट्री के पास क्या पावर जाएगी, क्या होगा। क्या एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर? नो, एब्सोल्युटली नॉट, ओनली वन, ये करेक्ट है। पीएम के नाम पे कब होने लगा कुछ काम? पीएम के नाम नहीं होता है, राष्ट्रपति के नाम पे होता है। करवाता पीएम है, करेगा पीएम, पर नाम लेगा राष्ट्रपति। तो ये हुआ। अब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा लग रहा है? नो पिटी नो, बिल्कुल नहीं। पीएम इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड, नो एब्सोल्युटली नॉट। आपके जीवन का हाईएस्ट गोल क्या है? क्या जो पोस्ट सबसे बड़ी पोस्ट है वो पोस्ट होती है एक्स ऑफिशियो हेड। कौन सी पोस्ट है वो? तो वो
पोस्ट कर सकती है खाली। दैट मींस दोनों स्टेटमेंट गलत है एंड उन्होंने पूछा है व्हिच ऑफ व्हिच इज और आर करेक्ट, तो नाइदर वन नॉर टू, आंसर इज डी। इसके बाद क्वेश्चन एक आया द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच
एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। करेक्ट बात है, हमने देखा सिक्किम में कुछ नहीं है, आंध्र का इतना ज्यादा है। तो द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ राज्यसभा। गलत बात, नो, चाहे एमपी लोकसभा को राज्यसभा को, उन दोनों के वोट की वैल्यू बराबर होती है। तो स्टेटमेंट एक सही है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आंसर इज आंसर हो गया। नाउ बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। अगर आपने फार्मूला नहीं पढ़ा था तो इस साल आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, जो फार्मूला मैंने आपको बताया। अब क्या बोला गया है कि ये चार स्टेटमेंट है, इनमें से बता दो हाउ मेनी आर करेक्ट। ठीक है, हाउ मेनी क्वेश्चन है ये। नाउ मेंबर्स नॉमिनेटेड टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट आर आल्सो एलिजिबल इन द इलेक्टोरल कॉलेज। नो, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली ऑफ द इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए। नो, अगर सीटें ज्यादा होंगी तो डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाएगा, दैट मींस उसकी वोट की वैल्यू कम हो जाएगी। जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन अपॉन नंबर ऑफ एमएलए होता है ना, नंबर ऑफ एमएलए, अगर ये रेशियो को कम करना है तो इसको कम करना पड़ेगा, सॉरी इसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर बढ़ गया तो रेशियो कम हो जाएगा, तो वही हो रहा है। ये स्टेटमेंट है गलत। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ एमपी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। क्वेश्चन यहाँ पे टफ इसलिए है क्योंकि कईयों को पता नहीं होगा कि एमपी और केरला की 1971 की पॉपुलेशन क्या होगा, पर हमें ये तो पता है कि एमपी साइज में बड़ा है केरला से। अब अगर एमपी साइज में बड़ा है केरला से, दैट मींस एमपी की पॉपुलेशन किसी भी हाल में केरला से बड़ी होगी और केरला में जो है वहां के एमएलए कम होंगे, तो जाहिर बात है कि एमपी के वोट की जो वैल्यू होगी, एमएलए एक जो भी है वो छोटी होगी केरला से। ये स्टेटमेंट गलत है। नाउ द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ द पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज़ द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स इन पुडुचेरी इज ग्रेटर एज कंपेयर्ड टू अरुणाचल प्रदेश। लैंग्वेज टफ है, पहले समझो क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि हमें अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन पता है 4 लाख कुछ है, 4 लाख कुछ, इसको 000 ठीक है, ऐसे याद रखना। और केरला की भी, इसकी भी है 4 लाख कुछ है, तो हमें नहीं पता एग्जैक्ट क्या, पर हमें ये पता है कि एपी में जो है वो 60 सीटें हैं। हां, और पुडुचेरी में, ये पुडुचेरी की बात है, तो पुडुचेरी की बात है, इसमें यहाँ पे है 30। अब आपको पता है कि 60 का अगर 60 भाई अगर यहाँ लिखोगे डिनोमिनेटर में यहाँ पे और यहाँ पे लिखोगे डिनोमिनेटर में 30, तो कौन सा रेशियो बड़ा निकलेगा? पुडुचेरी का बड़ा निकलेगा। ऑफ कोर्स यही स्टेटमेंट, बस ये स्टेटमेंट होगी सही। दैट मींस आंसर इज ओनली वन, एक ही स्टेटमेंट सही है। और ये जो मेन क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज सिंपली आस्किंग कि जो प्रेसिडेंट की जो पावर है डेथ सेंटेंस में कम्यूट करने की, वो पब्लिक स्क्रूटिनी के अंदर आ गई है और क्योंकि उसमें लग रहा है कि जस्टिस नहीं मिल पाई, शुड देयर बी टाइम स्पेसिफाइड फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट रिजेक्ट सच पिटीशन एनालाइज। ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन 2014 क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऐसा होगा। नाउ यहाँ से हमारा चैप्टर का पार्ट 3 जो हमारी बुक में है, हमारी बुक में कई पार्ट्स में चैप्टर डिवाइडेड है, 92 चैप्टर, तो पार्ट 3 का पहला चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म। अब इसके बाद हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए यू स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड लक, गुड बाय, टेक केयर।